जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम वीडियो होने वाला, जिसमें से एक ही वीडियो के अंतर्गत हम सभी 15-15 मार्क्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 9 का 9 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर देखने वाले हैं। और जो ये 5 मार्क्स का बचेंगे, इसका भी हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो का सबसे खासियत बात ये दोस्तों कि जितने भी सारा आंसर करवाया गया ना, इसमें सारा का सारा आसान भाषा में ट्रिक के साथ करवाया गया है। जी हाँ, ट्रिक के साथ। ठीक है, तो एक का करके हम आपको बताएंगे। और देखिए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताएंगे। मतलब सिर्फ आपको एक ही वीडियो देखना है, जो आपका सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस का है, इसका केवल आपको एक ही वीडियो देखना है। एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक व्यूज जाएगा, तभी हम आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे, है ना। चलो, तो सेमेस्टर 3 जिनका मेजर पेपर 5 है, पॉलिटिकल साइंस है, इसका हम लोग देखने वाले हैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। हो सकता है कि बुक वाला आप लोगों को लगे कि बुक वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग और ये वाला थोड़ा अलग है, तो भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पढ़ के जाओ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को भी देखा है, जो बुक में दिया उसको भी देखा, और जो इस पर आ सकता है उसको भी मैंने देखा है। ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले मेजर पेपर 4 बताया था, वैसे ही मेजर पेपर 5 में भी क्वेश्चन आएंगे। इधर उधर कुछ मत देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप सिर्फ पढ़ो। ठीक है, बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया गया जो एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैच करेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको बुक से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, जाके देख लो प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, तो एक का करके हम लोग आंसर को देखने वाले हैं, और इस पूरे आंसर को, जितने भी सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, सभी आंसर को हम लोग देखेंगे। इसमें से जो हमारा 1 या 2 वीडियो ऐसा है दोस्तों जो पुराना वीडियो, बाकी सारा का सारा न्यू वीडियो है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर एक निबंध लिखें, या तो कहीं भी अगर स्थानीय स्वशासन आ जाए, आंसर आपको सेम लिखना है। तो क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो जब भी आपका स्थानीय स्वशासन से लेकर के रिलेटेड आएगा, तो आपको यही चीज़ें डालना है। ठीक है, हो सकता है ऐसे दे सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का परिभाषा दें, अर्थ बताइए, तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। अगर ये समझ गया ना, तो पूरा टॉपिक आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। स्थानीय मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं। मान लो कि हम गांव में रहते हैं, तो कहाँ का स्थानीय हो गया, कहाँ का स्थानीय निवासी हो गया, गांव का हो गया। ठीक है, तो स्थानीय मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं। और स्वशासन का मतलब हो गया शासन करना। शासन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे हमारे घर में कौन शासन करता है, हमारा पिताजी करता है। पिताजी मतलब समझ रहे हैं, हमारे घर को चलाने का काम कौन करता है, नियम कानून जो भी हमारे घर में बनेगा नहीं बनेगा वो हमारे पिता बनाएगा, तो उसी को बोलते हैं शासन करना, यानी कि नियम कानून बनाना, नियम कानून को चलाना, यानी कि मैन मालिक। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया कि जिस स्थान पर हम रहते हैं ना, वहाँ का नियम कानून हम खुद बनाएंगे, नियम कानून का विकास हम खुद करेंगे, क्या होना है क्या नहीं करना है वो हम खुद विचार करेंगे, तो इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। अब ये किसी घर से रिलेटेड नहीं है, ये पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत जिला से रिलेटेड है, यानी कि गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग जिस स्थान पर रहते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत में जो रहते हैं, वहाँ के लोग जब खुद से शासन करेंगे, खुद से नियम कानून बनाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। अब मान लो कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में कहाँ पे सड़क बनाना है, कहाँ पे नदी बनाना है, कहाँ पे जंगल लगाना है, क्या वो चीज़ें पंचायत से हम लोग मिल करके काम करते हैं इस पे। ऐसा नहीं कि हमारा सरकार आएगी और बोलेगी नहीं यहाँ पे आपको तालाब खुदवाना है, यहाँ पे कुआं खुदवाना है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम लोग ग्राम पंचायत के लोग बैठ करके बात करते हैं। हाँ, जब तालाब खुदवाना होता है तो सरकार उसमें मदद करती है, पैसा देती है, लेकिन कहाँ पे नियम बनाना है, कहाँ पे कैसे बनाना है, हम लोग अपने गाँव में नियम बनाते हैं। हो सकता है कभी चोर वगैरह आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो होता है ना, रात भर जगते हैं, हर लोगों का हिस्सा बढ़ जाता है, तो ये हम लोग अपने से नियम बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को नियम में कुछ मदद की जरूरत होता है तो सरकार मदद करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ के पंचायत के लोग क्या कर रहे हैं, यानी गाँव के लोग क्या कर रहे हैं, खुद से हम लोग क्या कर रहे हैं, नियम कानून बनाएंगे, और उसी के अनुसार से हम लोग काम करेंगे, और उसी के अनुसार से हम लोग जो भी समाज में दिक्कत होता है, किसी भी लोगों को दिक्कत होता है, तो क्या सरकार आती है यहाँ पे सुलझाने के लिए? नहीं, हम लोग खुद ही बैठ करके क्या करते हैं, उसके प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, कि वहाँ के लोगों द्वारा खुद का शासन, वो लोग खुद वहाँ पर नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। तो वही बताना है कि स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ। मतलब देखिए, पहले के टाइम में गांव के लोगों को कुछ ना कुछ नियम कानून बनाने का अधिकार मिला होगा। ठीक है, कि आप लोग खुद से अधिकार बनाओगे, सरकार इसमें आपको मदद करेगा, लेकिन यही नियम कानून धीरे धीरे बढ़ता चला गया, विकास होते चला गया, विकास होते चला गया। ठीक है, तो वही देखेंगे कि विकास कैसे हुआ इसका, यानी कि स्थानीय स्वशासन को में विकास कैसे हुआ।
तो पहले देखते हैं स्थानीय स्वशासन का अर्थ। आपको पहले अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर स्थानीय स्वशासन का परिभाषा लिखना पड़ेगा। भले यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछा, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, नागरिकों को अपने ऊपर सत्य स्वयं का शासन, अर्थात तो लोगों अपनी शासन व्यवस्था जो नागरिकों अपने इच्छा अनुसार शासन करेगी, है ना, यानी ये क्या करेगी, अपनी इच्छा अनुसार करेगी। ग्रामीण शासन को अच्छे रूप से चलाने के लिए लोगों को अपने फायदे कानून होते हैं। देखिए, ग्रामीण शासन को चलाने के लिए, एक अच्छे रूप से चलाने के लिए लोगों के अपने कायदे कानून होते हैं ना। ग्रामीण जो शासन होते हैं, हम लोग जो ग्रामीण शासन को चलाते हैं, वो हर एक गांव में अलग अलग हम लोग का क्या होता है, नियम कानून चलाने का कायदे होता है। ठीक है, कि हम लोग अपने मर्जी से चलाएंगे, यहाँ पे सरकार नहीं आएगा चलाने के लिए। और इस नियम को सभी लोग अच्छे से पालन भी करते हैं। जो हमारे गांव में नियम कानून बनते हैं उसे पालन भी करते हैं, क्योंकि इससे शांति व्यवस्था बनाने में, सही सलामत कार्यों में, समस्याओं का समाधान में और भी बहुत सारी चीज़ों में क्या मिलता है, सहूलियत मिलता है। क्योंकि हमारे समाज में जो कानून बनता है, लोग इसको सारे लोग फॉलो करते हैं, और सारे लोग फॉलो करने से क्या होता है, हम लोग का जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। कोई लोग गलत काम नहीं करता, कोई समस्या होता है तो भी सॉल्व हो जाता है, हम लोग बैठ करके बात कर लेते हैं। ठीक है, और समाज में न्याय होता है, समाज में क्या होता है, न्याय होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। अब स्थानीय स्वशासन का परिभाषा, शायद आप लोग ये सब चीज़ों को पहली बार देख रहे होंगे तो शायद आपको कम थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी टॉपिक से अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो पहले उसका अर्थ परिभाषा देना होता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का परिभाषा मतलब लैंग्वेज डिफिनेशन। तो पहले के जो विचारक थे ना, यानी विचार मीन्स पहले के लोग, विचार मतलब क्या, पहले के लोग, जो पहले के लोग थे ना, वो स्थानीय स्वशासन को अलग अलग डिफिनेशन दिया, अलग अलग परिभाषा दिया। तो यहाँ पे लिखे हैं कि अलग अलग विचारकों ने स्थानीय स्वशासन का अलग अलग परिभाषा दिया। पहला, ब्रिटेनिका के अनुसार, आपको टॉपिक साथ कर लेना है। ठीक है, ब्रिटेनिका के अनुसार तो हम देखेंगे कि ब्रिटेनिका ने क्या कहा स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, ब्रिटेनिका ने क्या कहा स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसने कहा कि पूरे देश के अलावा छोटे क्षेत्र में लोगों का खुद निर्णय लेना तथा उन्हें आगे चलाने की शासन मतलब शक्ति ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। देखिए, ब्रिटेनिका जो आदमी था ना, इसने ये कहा ना कि स्थानीय स्वशासन क्या है, तो इसने कहा कि पूरे देश को चलाने के लिए, पूरा देश के अलावा पूरा देश को छोड़ करके छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी वहाँ के लोगों का खुद का निर्णय लेना तथा उस नियम कानून को आगे बढ़ाने का शक्ति उस लोगों में खुद ही होना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। यानी छोटे छोटे गाँव में लोगों का कैसे काम करना, कैसे नियम कानून बनाना है, इस पर लोगों का खुद से क्या होना चाहिए, खुद से उन लोगों का शक्ति प्राप्त होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। अब देखते हैं गोल्डिंग के अनुसार इसने क्या कहा स्थानीय स्वशासन को, इसने किस प्रकार से डिफिनेशन दिया। तो इसने कहा कि एक बस्ती के लोगों, एक बस्ती मतलब वही गांव, एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन यानी रक्षा करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। देखिए, इन लोगों ने क्या कहा कि गांव के लोग जो है ना, वो खुद ही अपना गांव का रक्षा करेगा, अपना पंचायत का रक्षा करेगा, अपना सड़क का रक्षा करेगा, अपना बाल बच्चों का रक्षा करेगा। यही तो हमारा क्या स्थानीय स्वशासन है। उनके गाँव को, उनके क्षेत्र में कोई और नहीं आएगा यहाँ पे नियम कानून बनाने के लिए, बल्कि उन लोगों को खुद ही चलाना पड़ेगा अपना। इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो ये दो लोगों ने अपना डिफिनेशन दिया था, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का विकास, यानी कि स्थानीय स्वशासन धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया। ठीक है, आखिर इसका वैल्यू कैसे बढ़ता गया। तो देखिए, यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास निम्नलिखित कारण है, यानी जो इसका विकास हुआ है इसका निम्नलिखित कारण है। पहला देखिए कैसे विकास हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक में सोचो जहाँ पे हम लोग बैठ करके इकट्ठा होते हैं ना, समुदाय में, समाज में, तो उनका विकास का एक कार्यक्रम चलाया गया कि गांव के लोग क्या करेंगे, एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठ करके उन लोग बात विचार करेंगे। तो इसका एक कार्यक्रम चला। अब जब इसका कार्यक्रम चला तो धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ते चला गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का बात किया गया है। अब देखिए, इसका बात कहाँ तक चला गया, हमारा संविधान तक चला गया। अब संविधान तक चला गया तो अब क्या ये गांव मतलब विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका स्थानीय स्वशासन का विकास होते चल रहा है, क्योंकि इसका जिक्र भले गांव है लेकिन इसका जिक्र संविधान में भी किया गया। ठीक है, तो भारतीय के संविधान अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का बात किया गया है। और इस अनुच्छेद में के अनुसार राज्य मतलब होता है देश, ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में राज्य मतलब देश भी होता है और राज्य मतलब झारखंड बिहार वाला भी राज्य होता है। ठीक है, तो ये है हमारा देश के बारे में, यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार देश ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। आने देखिए 40 में क्या बताया गया है कि जो हमारा देश है ना, वह ग्राम पंचायतों में क्या करेगा, संगठन बनाएगा, यानी लोगों को समुदाय बनाएगा, समाज बनाएगा, बैठने का संस्था बनाएगा। आप लोग भी देखोगे गांव में बहुत सारा संस्था चलती है, बैठक होता है, बाहर बाहर से लोग भी आते हैं। तो है ना कहीं बात ये जो होता है ना कि जो हमारा संविधान में बताया गया है कि ग्राम के पंचायत के लोगों में हमेशा क्या होगा, बैठक होगा। ठीक है,
संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्राप्त होगा जिससे वो स्वायत्तता यानी कि स्वायत्तता शासन का के लिए जरूरी है। यानी कि देखिए अनुच्छेद 40 में बताइए कि उन लोग बैठक भी करेंगे और उन्हें कुछ अधिकार भी प्राप्त होगा। उन्हें क्या होगा, कुछ अधिकार भी प्राप्त होगा ग्राम पंचायतों को। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्या हुआ, इसका विकास हो गया, क्योंकि इसका बात संविधान तक चल गया ना। विनोबा भावे का योजना, देखिए एक विनोबा भावे जो विचारक थे ना, इसका भी एक योजना था इस पर। तो विनोबा भावे ने ग्राम पंचायत के लिए 5 सूत्री योजना बनाया। 5 सूत्री मतलब 5 बातें दी है इसने। 5 सूत्री मतलब 5 बातें ने कहा ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में कहा। पहला कहा कि प्रत्येक पंचायत को एक अध्याय का संगठन बनाना चाहिए। अध्ययन मतलब क्या, अध्ययन मतलब क्या, जहाँ पे पढ़ाई करते हैं। यानी तो इसने कहा प्रत्येक पंचायत को एक अध्ययन का संगठन बनाना चाहिए, मतलब एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो अध्ययन का हो, मतलब एजुकेशन वाला क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। ना कि वहाँ पे जाओ और एक मतलब अनपढ़ वाला बातें करो, नहीं, एक अध्ययन का संगठन बनाना चाहिए, मतलब एक एजुकेशन का, ताकि इससे ये होगा ना, ताकि गाँव के लोगों को दुनिया में होने वाले विकास का ज्ञान का प्राप्त हो सके और वो भी अपना विकास कर सके। मान लो कि गाँव के लोग देखिए ज़्यादा बाहर वगैरह घूमते नहीं है, तो बाहर में क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब वो लोग क्या करेंगे, एक अध्ययन का संगठन बनाएंगे। तो उसमें पढ़ा लिखा लोग आएंगे और बताएंगे कि देश में ऐसे ऐसे विकास हो रहा है, खेती बाड़ी का नया टेक्नोलॉजी आया है, तो आप लोग को भी यही टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा। तो कब होगा ऐसा, जब पढ़े लिखे लोगों का एक अध्ययन का संगठन बनेगा तभी ना। दूसरा इसने क्या बताया, दूसरा इसने बताया कि गांव में उत्पादन में वृद्धि तथा गांव में फैली बेकारी समस्या का समाधान, क्योंकि इसके बिना गांव के वासियों का विकास नहीं हो पाता है। इसने कहा कि गांव में क्या होना चाहिए, उत्पादन, जो गांव में लोग खेती बाड़ी को उत्पादन करते हैं उसमें वृद्धि होना चाहिए, और गांव में जितने भी सारे प्रॉब्लम है लोगों के पास वो समस्या सॉल्व होना चाहिए, तभी गाँव के लोगों का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भी एक विकास का कारण है। तीसरा, भूमि का विभाजन सभी में होना चाहिए। इसने क्या कहा, विनोबा भावे ने, इसने कहा कि जो भूमि का विभाजन है, यानी कि जमीन का बंटवारा, वो सभी लोगों में समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार किसी को ज़्यादा भूमि दे दिया तो किसी को कम दे दिया। अगर भूमि का बंटवारा सरकार करती है तो गांव के सभी लोगों को समान अधिकार मिले। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, जमीन को हथिया रहे हैं, अपना कागज पत्र बना करके क्या कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना था इसका। चौथा था कि पंचायत का शक्ति जन साधारण के लोगों के समर्थन में होनी चाहिए। यानी कि पंचायत का शक्ति, पंचायत में कौन सा शक्ति लागू करना, कौन नियम कानून बनाना है, ये सब शक्ति किस में होना चाहिए, जन साधारण के लोगों में होना चाहिए। जो जन साधारण के लोग कहेंगे उन्हीं में समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन साधारण के लोग को नहीं मानना चाहिए, जो ये लोग कहेगा वही होना चाहिए। ठीक है। पांचवा कहा कि पंचायत का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी पंचायत का यह कर्तव्य है कि उनके पंचायत में कोई भी लोग भूखा नहीं मरे। पंचायत का यह कर्तव्य है कि कोई भी लोग भूखा नहीं मरे। और अगर पंचायत में कोई भी लोग भूखा मर जाता है तो अभी भी ये नियम है कि डायरेक्टली हमारा मुखिया जी पर क्या होता है, केस दर्ज हो जाएगा अगर कोई पंचायत में भूखे मरा है तो। इसका दायित्व है पंचायत का, पंचायत मतलब हमारा मुखिया जी का। अब तीसरा रीजन देख सकते हैं, यहाँ तो हो गया। पहला रीजन क्या था, समुदाय का विकास, यानी कि एक संविधान, यानी कि एक समाज का बैठक। दूसरा विनोबा भावे का 5 सूत्री योजना। ठीक है। तीसरा देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति, एक बलवंत राय का मेहता समिति भी था। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया, इसने 3 को स्तरीय व्यवस्था दिया, यानी कि 3 रूल्स बताया। इसके पहले जो विनोबा भावे था 5 सूत्री बताया, इसने 3 सूत्री बताया। ठीक है। पहला बताया कि जिला स्तर पर जिला परिषद, इसने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद काम करेगा और खंड स्तर पर पंचायत समिति काम करेगा और ग्राम स्तर पर पंचायत काम करेगा। देखिए क्या होता है, सुन, पंचायत सबसे नीचे होता है और जिला परिषद सबसे ऊंचा होता है, और ये दोनों के बीच में होता है पंचायत समिति। पंचायत और जिला परिषद में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दोनों को मिला करके कैसे चलाना है, वो होता है पंचायत समिति का काम। ठीक है। तो बलवंत राय ने 3 चीज़ों को बताया कि एक हमारे देश में जिला स्तर होना चाहिए जो जिला स्तर पर काम करेगी, और खंड स्तर होना चाहिए जिस पर पंचायत समिति में काम करेगी, और एक ग्राम स्तर होना चाहिए जो पंचायत का होना चाहिए। यानी पंचायत होगा, पंचायत समिति होगा और जिला परिषद होना चाहिए। जब ये 3 होगा तो पंचायत में भी विकास होगा, जिला परिषद में भी विकास होगा, और ये दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा, पंचायत समिति यानी बीच वाला काम करेगा। तो ऐसा बलवंत राय मेहता ने कहा। तो देखिए यहाँ पे भी पंचायत का बात चला है, तो ये यहाँ पे भी पंचायत का विकास हो रहा है, यानी कि स्थानीय स्वशासन का। चौथा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति भी इसने 2 स्तरीय का दिया था। इसने बलवंत की त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था को स्वीकार किया। देखिए जो ये बलवंत राय था ना, बलवंत राय, तो बलवंत राय ने त्रिस्तरीय दिया था, जबकि अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय को स्वीकार नहीं किया। इसने कहा नहीं, 2 स्तरीय होना चाहिए। ये 2 स्तरीय कौन कौन सा होना चाहिए, इसने कहा एक राज्य स्तर पर होना चाहिए और एक जिला स्तर पर। ये राज्य का मतलब है झारखंड बिहार वाला। ठीक है। तो राज्य स्तर पर होना चाहिए और डायरेक्टली जिला स्तर पर होना चाहिए, इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा इसने ये कहा था। पांचवा,
73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये हम लोग पढ़ेंगे भी इसमें, ठीक है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन मतलब क्या था? संविधान संशोधन मतलब संविधान में कुछ चीज़ें को लागू किया गया था, कुछ नियम कानून को ऐड किया गया था। अगर हमारा कोई रूल्स है उसमें चेंजिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं संशोधन। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें से भी क्या किया गया था पता है कि स्थानीय स्वशासन का विकास का बात किया गया था, यानी कि ग्राम पंचायतों के बारे में बात किया गया था। तो कहीं ना कहीं 73वां और 74वां संविधान में भी अगर ग्राम पंचायत का बात चला है तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन का विकास जरूर हुआ है, इसकी वजह से भी। छठा है अन्य समितियां। अब देखिए और भी बहुत सारे समितियां, अतः इस प्रकार के अनेकों भी और भी समितियां जिसकी वजह से क्या हुआ है, मुख्य अदा किया, यानी कि जो विकास में मुख्य भूमिका अदा की है। बहुत सारे ऐसे समितियां जो स्थानीय स्वशासन के विकास में मुख्य भूमिका अदा की है, ठीक है। सारा कुछ लिखने के बाद आप सभी को पता होगा कि निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी था। निष्कर्ष क्या होता है कि अभी तक आप लोगों ने पूरा इतना देखो 4 पेज का आंसर है, तो 4 पेज में ये आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा इसको 4 लाइन में बताना है। तो हम बता दिए कि अतः उपरोक्त लिखी गई शब्दों से, यानी कि ऊपर लिखी गई बातों से इस बात का पुष्टि होती है कि ऐसे अनेकों कारण हैं जो स्थानीय स्वशासन के विकास में अपना भूमिका अदा की है। यानी ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से स्थानीय स्वशासन के विकास हो पाया है और इतना आगे बढ़ा है। अगर बचपन से ही स्थानीय स्वशासन का इतना संविधान में जिक्र नहीं होता, लोग इसके बारे में नहीं सोचते, तो शायद ये इतने विकास नहीं कर पाता और लोग ये ग्राम पंचायत के बारे में आज तक कोई भी नहीं सोच पाता, ठीक है। तो आइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों पास पहली बात कि दोस्तों में शेयर जरूर करना है, क्योंकि शेयर करने से हर लोगों का प्रॉफिट होगा, मुझे भी थोड़ा हौसला जाएगा कि मेरा वीडियो को इतने लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का वर्णन करें। ये मेरा पुराना वीडियो है लेकिन बहुत ही अच्छा तरीके से समझा रखें और कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा इस वीडियो में। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आप सभी को लिखना है। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता इस प्रकार है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया, लेकिन इसको नीचे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जो मैंने डॉट 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 ऐसे डॉट डॉट करके मैंने चिन्ह दे दिया है। यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम सब मेन पॉइंट बताएंगे, आपको नीचे एक्सप्लेन करते हुए जाना है, ठीक है। अगर 2 लाइन में एक्सप्लेन करते ना तो मैंने 10 पॉइंट बताया, 10 दूना 20 मार्क्स ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। पहला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना। देखिए 73वें संविधान संशोधन जो था ना वो हमारा बिल्कुल पंचायती राज से था। मतलब पंचायत इतना छोटा होते हुए भी, पूरा देश में पंचायत इतना छोटा होते हुए भी इसको संविधान में जगह मिला। आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा बात है, संविधान में जगह मिला, वो भी कौन सा संशोधन में, जब संविधान का 73वां संशोधन किया जा रहा था उस टाइम इसका जिक्र किया गया है संविधान में। तो उसका क्या क्या विशेषता, क्या क्या पंचायत के बारे में बोला गया है, तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला बोला गया पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना। तो आपको इतना हेडिंग लिख लेना और नीचे लिख देना है कि हमारे संविधान में पंचायती राज संस्था का दर्जा प्राप्त, यानी कि पंचायती राज को हमारे संविधान में घोषित किया गया है और संविधान में पंचायत का बारे में बात किया गया है, ठीक है। दूसरा, ग्राम सभा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखना है कि ग्राम सभा भी, पंचायत तो हो ही गया, ग्राम सभा को भी संवैधानिक में दर्जा प्राप्त है, ठीक है। ग्राम सभा को भी संविधान में दर्जा प्राप्त है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तीसरा हेडिंग डालना है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी को पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है। एक ग्राम हो गया, एक मध्यवर्ती, एक जिला स्तर। एक ग्राम मतलब हम लोग का जो ग्राम के लोग हैं और जिला स्तर मतलब जो जिला के लोग हैं, इसके बीच में जो ये दोनों को मेंटेन करते हैं उसको मध्यवर्ती बोलते हैं। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये भी हमारा क्या था, संविधान का ही देन है, 73वें संविधान का ही देन है, जो त्रिस्तरीय दिख रहा है सो, ठीक है। तो कहेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है ग्राम, दूसरा है मध्यवर्ती, तीसरा है जिला स्तर, ठीक है। चौथा आपको क्या लिखना है, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना मतलब होता है गठन। तो लिखना है पंचायतों के गठन किया जाता है, यानी कि पंचायतों में भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, वहाँ के सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य जो चुने जाते हैं वह एक लिमिटेड समय तक होते हैं और वही लिमिटेड समय तक के अंतर्गत उनको कार्य करना पड़ता है और उनका चुनाव भी होता है और जो नियम कानून होते हैं उसी के अंदर रह करके वो काम करता है और उसी के अंदर उसको चुना भी जाता है, ठीक है। अगर पंचायती की संरचना मतलब क्या, गठन, मतलब पंचायत को हम लोग गठन करेंगे तो पंचायत का गठन करने मतलब जो हम लोग मुखिया वगैरह का चुनाव करते हैं ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। पाँचवा, पंचायती राज संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण। देखिए पंचायती राज संस्था, तो जो 73वां संविधान संशोधन था ना, इसमें से पंचायती राज का तो बात किया ही गया था और पंचायती राज के अंतर्गत ये भी बात किया गया था कि स्थानों का आरक्षण, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े जाति के लोग हैं, उससे आरक्षण मिलेगा। जैसे पिछड़ा जाति, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं को, ये सबको क्या मिलेगा, एक आरक्षण मिलेगा, मतलब एक अलग से अधिकार इन लोगों को मिलेगा, जो कि अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा फॉर्म में गर्ल्स का फी नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज
राज व्यवस्था का जो 73वें संविधान संशोधन है इसमें से आरक्षण का भी बात किया गया था, तो एक हमारा विशेषता ये भी है। छठा, पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 सालों के लिए होती है और 5 साल के अंदर ही पंचायतें की जो मुखिया होती है उससे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसी के अंदर उसको काम करना पड़ता है। ये भी हमारा 73वें संविधान संशोधन में जिक्र किया गया है। अब पहले क्या होता था कि पंचायतों में कोई भी कार्यकाल नहीं होता था, जितना साल तक उसको टिकना है वो टिक सकता था अपने से, लेकिन नहीं, अब 5 साल तक लिमिटेड कर दिया गया। कब से? 73वें संविधान संशोधन के बाद से। सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है, अन्य सदस्यों के लिए योग्यता, यानी अगर कोई पंचायत में बनना चाहेगा सदस्य तो उसकी क्या योग्यता होना चाहिए। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जितने भी सारे मतलब नियम कानून लिखा गया ना, वो सभी अगर आपके पास है तो आप एक पंचायत का क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। मतलब जो उम्र सीमा तय किया गया है पंचायत के एक सदस्य बनने के लिए, अगर वो उम्र सीमा आपके पास है, वो योग्यता आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, पंचायत के क्या कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। तो ये भी 73वां संविधान संशोधन में बताया गया था कि अगर आपके पास पंचायत के सदस्य बनने का शक्ति है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो गुण है, ठीक है, तो आप उसके योग्य हैं तो आप बन सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ऐसा एबिलिटी नहीं है जो चाहिए तो आप नहीं बन सकते। ऐसा जिक्र किया गया 73वें संविधान संशोधन में। 8वां, पंचायतों की शक्तियाँ। पंचायतों का शक्तियाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को कुछ शक्ति मिला है और उस शक्ति को पंचायतों को फॉलो करना पड़ता है और उस शक्ति से बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। जितना ही शक्ति प्राप्त है उतना ही शक्ति इन लोगों को यूज करना पड़ता है, यानी कि प्रयोग करना पड़ता है। 9वां है, कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू ना होना। अब देखिए कुछ क्षेत्र में है ना जो पंचायती राज का लागू नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सभी राज्य में या तो सभी क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ऐसा नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना मतलब नहीं लागू किया गया। कुछ क्षेत्र में इस भाग का लागू नहीं किया गया और कुछ क्षेत्र में किया गया है। कुछ क्षेत्र में नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्र में किया गया, लेकिन कुछ क्षेत्र में नहीं किया गया है। किसके अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 10वां है, पंचायत के संबंध में लेखा परीक्षण। देखिए 73वें संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि पंचायतों का जो सदस्य होते हैं ना, उसको वहाँ का लेखा परीक्षण करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सभी का लेखा जोखा का परीक्षण करना पड़ेगा। कहाँ पे क्या घट रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ों का जरूरत है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, ये सब का परीक्षण कौन करेगा? तो वहाँ का सदस्य करेगा। ऐसा बात कहाँ पे जिक्र किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में बताया गया कि पंचायत को जो पंचायत के संबंध में यानी कि पंचायत के बारे में वहाँ पे क्या करना है, लेखा जोखा करना है, उसका परीक्षण करना है, उसका विवरण निकालना है, ये सब चीज़ों भी बताया गया है। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कम से कम 2-2 लाइन तो इसके बारे में जरूर ही जिक्र कर सकते हो। तो हेडिंग आपको आधा रख लेना, नीचे एक्सप्लेन कर देना है और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हो। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता। तो हम कह सकते हैं कि 73वें संविधान उपरोक्त सभी लिखी गई बातों से इस बात का पता चलता है कि 73वें संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो एक पंचायती व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और देश के विकास के लिए 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को जगह देना हमारे देश का विकास को दिखाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 3, 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल BC सेंटर में। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को समझा देंगे। ठीक है, इसको आपको मैं समझाने के लिए एक हम डायग्राम भी बनाए हैं, जो कि हम आपको उस डायग्राम को अगर दिखाएंगे ना तो आपको हर एक कुछ समझ में आ जाएगा कि ये पंचायती व्यवस्था क्या है, नगर निगम क्या है। ठीक है, तो नगरीय व्यवस्था क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस चार्ट को दिखाते हैं जो हम आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा ना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, और जितने भी सारे क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन का आंसर मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ईजी कराने के चक्कर में ही हमको टाइम लगता है। ठीक है, देखिए, हमारा देश है तो देश में 3 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो हमें इस क्वेश्चन में ना तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना है, ना तो राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो देश लेवल पर कार्य करती है, राज्य सरकार जो राज्य लेवल पर कार्य करती है, जैसे झारखंड में झारखंड सरकार कार्य करेगी, बिहार में बिहार सरकार कार्य करेगी। लेकिन स्थानीय सरकार क्या होती है? जो गाँवों में कार्य करती है, जो जिला में काम करती है। ठीक है, जो शहर में कार्य करती है, गांव में, शहर में। ठीक है, जो ये सब चीज़ों एरिया में काम करते हैं उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार।
तो हमें पढ़ना है तीसरा नंबर यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में। तो स्थानीय सरकार क्या होता है, जिसको हम लोग स्थानीय शासन भी बोलते हैं और तो फिर स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गांव, जिला, शहर में कार्य करती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और एक नगरीय क्षेत्र के लिए अलग। देखिए दोस्तों, नगर का मतलब ये जिला, ठीक है, गाँव से जो बड़ा होता है ना, ठीक है, और जो हल्का सा जिला से छोटा होता है। तो आप लोग नगर जहाँ भी आपको दिख जाए ना, उसका मतलब आप लोग जिला ही समझिएगा, ठीक है, शहर ही समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नगरीय मतलब क्या हो गया, आपका शहर हो गया, और ग्रामीण मतलब गांव हो गया आपका, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र, तो जो स्थानीय सरकार होती है ना, स्थानीय शासन, वो दो भागों में बटी होती है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग, यानी कि नगरीय क्षेत्र के लिए अलग। और ग्रामीण क्षेत्र में 3 प्रकार की होती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, और जिला पंचायत। और नगरीय क्षेत्र में होती है नगर निगम, नगर परिषद, जिसको नगर पालिका भी कहते हैं और नगर पंचायत भी कहते हैं। तो हमको पढ़ना है स्थानीय शासन के नगरीय क्षेत्र के बारे में, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, गाँव के बारे में, लेकिन जो 74वें संविधान संशोधन है ना, इसमें नगरीय क्षेत्र के बारे में बताया गया, नगर के बारे में बताया गया। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इसका 3 अंग होती है, इसी से सारा कारोबार चलाया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग फुल मार्क्स लेकर के आइएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे। तो नगरों में देखिए, पूरा 74वें संविधान संशोधन जो बसा हुआ पूरा नगरीय क्षेत्र पर बसा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही चार्ट दिखा दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया। देखिए नगर में, क्योंकि नगर का बात चल रहा है, स्थानीय स्वशासन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। स्थानीय स्वशासन कौन है, तीसरा नंबर वाली सरकार जो गाँव और शहरों में कार्य करती है, ठीक है। गांव और शहर ये दोनों का मालिक कौन है, स्थानीय स्वशासन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कहाँ का, नगरीय स्थानीय स्वशासन। एक होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन होता है उसका 2 प्रकार था ना, एक ग्रामीण एक नगरीय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन होता है जो ग्रामीण के लिए कार्य करती है और शहर के लिए। लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना भी, नगरीय के बारे में। तो वही बताइए कि नगर में स्थानीय स्वशासन यानी कि वहाँ के क्षेत्रों को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में ही संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, 1992 में ही। लेकिन ठीक है, 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसे जो पारित किया गया था 1992 में, लेकिन जो इसे लागू किया गया वो 1993 में किया गया, ठीक है। इस कानून के तहत शहरी निकायों में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करती है, ठीक है। इस कानून में यानी जो 74वें संविधान संशोधन है, इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं काम करती है, जो कि मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसमें एक गांव का अलग होता है, एक नगरीय का अलग होता है। तो नगरीय में 3 प्रकार के कार्य करती है ना, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लिए। और ग्रामीण पंचायत में भी जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था उसमें भी तो 3 प्रकार का संस्था कार्य करती है। और इधर जो आपका शहरीय स्थानीय स्वशासन है इसमें भी 3 प्रकार के अंग यानी इसका 3 प्रकार के निकाय कार्य करती है, ठीक है। 3 संस्थाएं कार्य करती है। चलिए अब देखते हैं 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, कि 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका विशेषताएं ये है कि ये नगरीय स्थानीय स्वशासन है। 73वें संविधान संशोधन में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में। लेकिन 74वें संविधान संशोधन का पहला विशेषता ये है कि ये एक नगरीय स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन नहीं है, नगरीय स्थानीय स्वशासन है। और नगरीय स्थानीय स्वशासन के 3 अंग हैं और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के भी 3 अंग थे, आपको पता है ना। पहला इसका है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। देखते हैं पहला नगर पंचायत के बारे में, ठीक है। ये पहला नंबर का पहला है नगर पंचायत। नगर पंचायत में 10,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाती है। जहाँ 10,000 से 1 लाख की आबादी होती है ना, वैसे क्षेत्रों में नगर पंचायत की स्थापना किया जाता है। और यहाँ का जो मेन लीडर आदमी होता है ना, उसको चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। और जनसंख्या का यह आधार समय समय पर कभी कभी परिवर्तन होते रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या, नगर परिषद। तो नगर परिषद जो है ना वो सामान्यतः 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। जो नगर परिषद है ना वो वैसे क्षेत्रों में स्थापना किया जाता है जहाँ आबादी 1 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में होती है, वहाँ नगर परिषद की स्थापना किया जाता है। ठीक है, और इसे कई वार्डों में बांट दिया जाता है। और जो नगर परिषद होता है ना, अब देखिए नगर परिषद इतने बड़े होते हैं तो इसे कई वार्ड में बांट दिए जाते हैं। जैसे गांव में वार्ड नहीं होता वैसे बांट दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का जनता द्वारा क्या होता है, सीधे निर्वाचित किया जाता है। देखिए सबसे पहले नगर परिषद में कितना बड़ा होता है तो उसको वार्ड में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड में जितने सारे वार्ड होता है ना उसका एक पार्षद यानी कि इसका एक परिषद जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको हम पार्षद बोल रहे हैं। ठीक है, पार्षद यानी कि परिषद एक उसका एक व्यक्ति जो होता है वो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, निर्वाचित मतलब सीधे चुना जाता है। नगर परिषद के प्रमुख को उसका अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नगर परिषद जो इतना बड़ा होता है उसको अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। और फिर जो वो वार्ड होते हैं ना उसका एक परिषद का जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। जो वार्ड होते हैं ना सभी वार्ड का अलग अलग एक पार्षद यानी परिषद एक जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जैसे हम लोग कैसे वार्ड सदस्य को चुनते हैं सीधे अपने हाथों के द्वारा, वैसे चुना जाता है। और नगर परिषद के प्रमुख जो नगर परिषद होते हैं उसका एक प्रमुख जो लीडर आदमी रहता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, नगर परिषद का अध्यक्ष। तीसरा है नगर निगम। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका प्रमुख मेयर कहलाता है। इसका प्रमुख क्या कहलाता है, मेयर कहलाता है। ठीक है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष यानी कि पार्षदों जो होता है ना ये वार्ड वाले, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया दूसरा नंबर वाले वार्ड वाले, तो इसमें जो जीतते हैं ना वही इनका नगर निगम की क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, पार्षदों द्वारा यानी कि पार्षदों के द्वारा जो वहाँ पे वार्ड में जीत जाते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु अविश्वास प्रस्ताव में अगर विश्वास नहीं है इन पर, ठीक है, तो समय से पूर्व भी इसका निर्वाचन, इसका जो पद है उसको भंग कर दिया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है समय से पहले भी। ठीक है, हालांकि इसका पूरा समय 5 साल के लिए रहता है लेकिन समय से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नगर पालिकाओं की संरचना। अब देखते हैं कि नगर पालिका क्या है, तो वही नगर पालिका जो नगरों में रहती है, नगर में रहती है। एक ग्रामीण का बात नहीं कर रहा, नगर में, तो नगर में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उसको नगर पालिका वाले कहते हैं। ठीक है, तो नगर पालिकाओं की संरचना कैसी होती है, ये नगर का बात चल रहा है, जिला का बात चल रहा है, शहर का बात चल रहा है, ग्रामीण का बात नहीं चल रहा है, इसलिए नगर पालिका हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम देखें ग्रामीण लेवल पर तो ग्रामीण पालिका हो जाएगा, लेकिन नाम उसका अलग है। ठीक है, तो ये नगर पालिका की संरचना, किसका संरचना कैसे होता है, तो देखिए नगर पालिकाओं में सीटों भरने के लिए चुनाव कराया जाता है। ठीक है, इसमें सीट भरने के लिए चुनाव कराया जाता है। यहीं पर नगर पालिका क्षेत्र को अलग अलग वार्डों को निर्वाचन क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, नगर पालिकाओं क्षेत्र को, जो नगर पालिका वाले क्षेत्र होते हैं, जो शहरी वाले क्षेत्र होते हैं, उसको अलग अलग वार्ड में क्या किया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र में यानी चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसे हम लोग का इस वार्ड का चुनाव इस क्षेत्र में होगा, इस वार्ड का चुनाव इस क्षेत्र में होगा, तो अलग अलग वार्डों के लिए निर्वाचन क्षेत्र यानी कि चुनाव क्षेत्र अलग अलग बांटा जाता है कि ये यहाँ के वार्ड के लिए यहाँ चुनाव होंगे और ये जीतेंगे तो इस क्षेत्र के बनेंगे। सभी की एक ही जगह तो चुनाव नहीं होता है, अलग अलग होता है, ऐसे यहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि उसके बाद इसी का पॉइंट है, ठीक है, इन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से यानी कि अलग अलग जहाँ पे चुनाव किया जाता है उससे अलग अलग लोग चुने जाते हैं। ठीक है, जो उस शहरी क्षेत्र में एक नगर निकाय का हिस्सा बनते हैं और वहाँ पे उसका एक हिस्सा बन करके वहाँ पे कारोबार क्या करते हैं, संभालते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने का तरीका तय करना राज्य विधानमंडल के हाथ में होता है। जो वहाँ का राज्य है ना, जैसे झारखंड में, तो झारखंड सरकार का में जो विधानमंडल है ना उसका कार्य है कि नगर पालिकाओं का क्या करे, चुनाव करे। ठीक है, तीसरा है नगर पालिकाओं की अवधि। देखिए ये हमारा नगरीय स्थानीय स्वशासन है, तो इसमें सारा जहाँ बात आएगा वो नगर पालिका, जहाँ बात आएगा वो नगर पालिका आएगा। ठीक है, नगर पालिकाओं की अवधि, तो अपनी पहली बैठक की तारीख से नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष की निश्चित होती है, यानी कि जब से स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर के 5 साल तक इसका अवधि रहता है। इनका ये नगर पालिकाओं की अवधि का मतलब क्या है, इसका कार्यकाल, तो इसका 5 सालों की कार्यकाल होती है। नेक्स्ट है नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पहले ही कराए जाने चाहिए। देखो नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है यानी इसका जो गठन होता है वो नेक्स्ट जो नगर पालिका का अवधि समाप्त होगा उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। अगर कोई पहले से बने हुए हैं तो उसका 5 साल होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है ताकि कोई फिर दूसरा कोई उस कार्य को संभाल ले। ये नहीं कि उसका 5 साल खत्म हुआ फिर वो अपने घर में चल गए उसके बाद दूसरा का चुनाव हुआ, नहीं, उससे पहले ही किया जाता है। ठीक है, यदि नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है यानी कि
जो नगर पालिका बनी हुई है उसका 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन वो अगर पहले ही भंग हो जाता है, पहले ही खत्म हो जाती है, तो जब खत्म हुआ उससे लेकर के 6 महीना के बाद के भीतर ही उस चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब 5 साल पूरा हुआ ही नहीं, 3 ही साल में ये भंग हो गया, खत्म हो गया, तो आगे 6 महीना का टाइम होता है कि 6 महीना के भीतर ही, 6 महीने के अंदर ही अगला चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है चौथा, नगर पालिकाओं की शक्ति और कार्य। देखते हैं नगर पालिकाओं के पास क्या क्या शक्ति होती है और क्या क्या कार्य होती है। तो सभी नगर पालिकाओं को वे अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाएगी जिनकी उन्हें कुशल स्वशासन संगठन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब सभी नगर पालिकाओं को वो अधिकार दिए जाते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, जो उसे अधिकार मिल सकते हैं, जिसके लायक वो कुशल हैं, जिसके लायक उसे चुना गया है। ठीक है। दूसरा, नगर पालिकाओं के पास क्षेत्रों में रोजगार सुविधा बढ़ाने और विकास गतिविधियां चलाने का अधिकार है। देखिए नगर पालिकाओं के पास क्या अधिकार है, तो उसको रोजगार सुविधा बढ़ाने का, अपने क्षेत्र में रोजगार सुविधा बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, ये सब चलाने की गतिविधियां उसके पास अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान की 12वीं अनुसूचित में उन कार्यों का एक उदाहरण सूची दी गई जिन्हें नगर पालिकाओं को सौंपा जा सकता है। देखिए जब हम संविधान में जाएंगे ना, तो 12वीं अनुसूची में वो कार्य सारे लिखा गया, आगे मैं आपको बताऊंगा भी, वो सारा कार्य लिखा गया है कि ये कार्य नगर पालिकाओं के हाथ में है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, इस पर डिटेल्स भी मैं आगे नीचे चर्चा की हूँ। 5वां, नगर पालिकाओं का वित्त मतलब पैसे के मामले में। ठीक है, तो नगर पालिकाओं का पैसे के मामले में क्या अधिकार प्राप्त होता है। देखिए राज्य द्वारा लगाए गए कर, जो राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है, टैक्स, शुल्क, कोई भी चीज़ पर शुल्क बटोरना, टोल, आप लोग टोल भी देखे होंगे। ठीक है, और फीस, और कोई भी चीज़ के लिए फीस, ये सब से जितने सारे प्राप्त शुद्ध आय होता है, जितने ये सब चीज़ से प्राप्त आय होता है, वो राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच ही वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, मान लो कि झारखंड में है तो क्या बिहार सरकार को दिया जाएगा? नहीं, वो उस जो क्षेत्र है वो राज्य है, उसके राज्य सरकार और वहाँ के जो नगर पालिका, यही दोनों के हाथों में बढ़ती है। नेक्स्ट है, नगर पालिकाएं का कर, शुल्क, टोल और फीस निर्धारित या विनियोजित कर सकती है। मतलब नगर पालिकाओं के पास ये अधिकार होती है कि कितना कर लेना है, कितना टोल लेना है, या तो फिर कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब हाथ निर्धारित करने का और विनियोजित करने का दोनों शक्ति होती है नगर पालिका के पास। नेक्स्ट है, राज्य से नगर पालिकाओं को अनुदान सहायता मिलता है। राज्य से यानी कि राज्य सरकार के द्वारा से नगर पालिकाओं को क्या मिलता है, कुछ अनुदान सहायता भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इसका छठा आपको जो विशेषता डालना वो लिखना 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में राज्यपाल के बहुत सारे कार्य बताए गए, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया। ठीक है, 12वीं अनुसूची में शामिल विषय कौन कौन सा है, तो इसमें ये बताया गया कि नगर पालिकाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना बनाना चाहिए, सड़कें और पुल का निर्माण करना चाहिए, घरेलू उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति करना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एंड स्वच्छता संरक्षण का प्रबंधन करना चाहिए। 5वां, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। 6ठा, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांग, जो विकलांग और मानसिक रूप से जो कमजोर हैं वैसे लोगों को हितों की रक्षा करना, उसका मदद करना। शहरी गरीबी उन्मूलन, ठीक है, शहरी गरीबी का क्या करना, उन्मूलन करना, उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, शहरी सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान का प्रावधान। ठीक है, यानी कि जो शहर में होता है जितने सारे सुख सुविधा, जैसे पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब चीज़ों का क्या करना, प्रावधान करना, बढ़ाना। नेक्स्ट है, संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, पशुपालन केंद्र, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जो पशुओं को मार दिया जाता है उसके प्रति निवारण, उसका बचाव का तरीका। नेक्स्ट है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित जीवन संबंधित आंकड़े, कि कितने लोग मर गए हैं, जन्म लिए, उसका भी पंजीकरण बनाना चाहिए, जिसको जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, और मृत्यु जब मर जाते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए, ताकि हमें आंकड़ा प्राप्त हो कि कौन कितना मरे हैं, कौन कितना जन्म लिए। और भी है 12वां 13वां, क्योंकि 12वीं अनुसूची में टोटल 18 बताया गया, 18 विषय। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल बताएं 11 बताएं, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा, आप इतना सुन लिया, आप उसको लिख दीजिएगा 7 8 9 10, और उसके बाद लास्ट में आदि जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी है। ठीक है, टोटल 18 बताया गया। 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका का कार्य बताया गया वो टोटल 18 बताया गया। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 11 लिख करके आदि कर दिया, क्योंकि मैं 18 भी लिख दूंगा तभी आप एग्जाम में आपको सारे पॉइंट्स आधा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना मेंटेन करके इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसका निष्कर्ष, तो अगर हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की बारीकी से मूल्यांकन करें ना, तो शायद इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कहाँ का बात चल रहा है, ग्रामीण का नहीं, ये जो शहरी का बात चल रहा है, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहरी स्थानीय स्वशासन के विकास में, या शहरी स्थानीय निकाय बात एक ही पड़ता है। शहरी स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया शहर में शासन से संबंधित, शहर में राजपाट से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन और शक्तियों की विवेचना करें।
हेलो दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन में काम करेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन एवं शक्तियों का वर्णन करें, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। या तो फिर पंचायती राज व्यवस्था आएगा, इसका गठन और शक्तियाँ, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय बोलो चाहे पंचायती राज व्यवस्था बोलो, दोनों एक ही होता है। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, स्थानीय शासन के 2 प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो ग्रामीण या पंचायती एक ही होता है। ठीक है, तो ग्रामीण के बारे में देते हैं या पंचायती के बारे में, बात एक ही है। ठीक है, अगर आपको 73वां संविधान संशोधन दे दे तब भी उसमें भी आप इस पूरे आंसर को लिख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में 73वें संविधान संशोधन दे देता है तो उस पूरे क्वेश्चन में, यानी 73वें संविधान संशोधन के क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे ये आंसर भी उठा के डाल सकते हो, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत भी आपको यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ग्राम पंचायत अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा आंसर नहीं डालना है, एक बीच में छोटा सा पॉइंट उठा करके डालना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लो कॉपी में कि कितने क्वेश्चन में ये आंसर काम करने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया। अब आगे पढ़ने से और भी आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था बात एक ही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले भूमिका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिन्हें पंचायती राज संस्थाएं भी कहा जाता है। कंप्लीट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो फिर इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कह सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संविधान के अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था। आपको ये भी पता चल गया कि अगर क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन करके आता है उसमें भी आप ये आंसर डाल सकते हो। हल, ठीक है, 1992 के तहत लागू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास से संबंधित बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आपको पता है, जैसे कि हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन से इलाकों में काम किया जाता है, तो ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसको ग्रामीण व्यवस्था भी कह सकते हैं या तो फिर पंचायती व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। और भी वीडियो मैंने बना दिया, वो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए आगे चलते इसी में। ठीक है, देश के ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले ग्रामीण स्थानीय सरकार भारत की केंद्र सरकार की ही एक शाखा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, देश के ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है, ये किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में है। ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर में ही ये ग्रामीण स्थानीय सरकार है। ठीक है, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को करने वाली एक स्थानीय निकाय है। यानी जो ये पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्राम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, इसके विकास करने के लिए ही इसको बनाया गया। ठीक है, जो लोगों के जन कल्याण से जुड़े कार्यों को करती है, जो लोगों के लिए कार्य करती है, जो लोगों से जुड़े हुए कार्यों को करती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को कार्य के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कार्य करने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन सा है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, एंड जिला परिषद जो जिला स्तर पर होती है। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत के गठन और शक्तियों का वर्णन करें। आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में है भी ये क्वेश्चन। ठीक है, कि ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। तो मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में बता दिया, लेकिन ग्राम पंचायत अकेला आपका एक क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो जब ग्राम पंचायत के 15 मार्क्स में आएगा तो कम से कम 4-5 लिखने के लिए भी तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किए ग्राम पंचायत के बारे में, एक ग्राम पंचायत बताएं और ग्राम पंचायत का कार्य बताएं, बस इतना ही। फिर आगे हम बढ़ गए। तो क्या ये बस 2 ही पॉइंट से, यानी कि एक ये और एक ये, इसी से आपका आंसर पूरा मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो देखिए जब आपका ग्राम पंचायत पर क्वेश्चन आ जाएगा ना, पूछा जाएगा वहाँ पे कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद भी है। ठीक है, लेकिन जिला परिषद पर आने की संभावना नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत पर आ सकता है 5 नंबर में या 15 नंबर में। तो ग्राम पंचायत पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लंबा करके आंसर, इसका गठन का अलग से। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अलग से करके हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ग्राम पंचायत पर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से उठा करके अगर लिखोगे ग्राम पंचायत के बारे में तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज लिख पाओगे, लेकिन आपको वहाँ 3 से 4 पेज में लिखना होता है आंसर, 4 से 5 पेज में। ठीक है, तो इतना नहीं हो पाएगा। तो ग्राम पंचायत का हम अलग से दे देंगे, यहाँ पर आप समझ जाइए। वहाँ उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना। ग्राम पंचायत में क्या होता है,
क्या सभी क्षेत्र में विकास किया जाता? नहीं, कोई एक निश्चित क्षेत्र में, इसके अंडर में जो गांव आते हैं ना, उसी में विकास करना होता है इसका, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। ग्राम सभा में जितने सारे सदस्य का चुनाव होता है वो ग्राम के जनता द्वारा ही किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है जिससे ग्राम पंचायत का मुखिया कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है मुखिया। अब देखते हैं ग्राम पंचायत का कार्य क्या, किस मतलब इसके अंडर में कौन कौन सा कार्य आता है। तो ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण में विकास करना, फिर से लिखा गया ग्रामीण विकास, कृषि विकास करना, राजस्व संग्रह करना। राजस्व संग्रह करना का मतलब समझ आ रहा है? राजस्व मतलब जो टैक्स वगैरह होगा ना, वो गांव से कलेक्ट करना और फिर उसी से पैसा से कार्य करना। आपदा प्रबंधन, अगर किसी तरीके से भूकंप वगैरह आ जाता है तो जो व्यक्तियों के साथ जान माल का खतरा होता है उसको राहत देना, ठीक है। और आपदा प्रबंधन से बचाव का कार्य करना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में कार्य में आ जाता है। अब क्या आप ग्राम पंचायत का इतना सा टॉपिक्स लिख करके इसके कार्य को लेकर के क्या ग्राम पंचायत का फुल मार्क्स उठा सकते हैं? नहीं। तो ग्राम पंचायत पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट था क्या इसका? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में स्थित समिति है। मतलब पंचायत समिति जो है ना ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में, मतलब ग्राम पंचायत से ऊपर लेवल का है पंचायत समिति। सबसे नीचे लेवल ग्राम पंचायत, इससे ऊपर बढ़ करके पंचायत समिति, ठीक है। तो इसी को बोला गया श्रेष्ठ में स्थित समिति है। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पर था ना ग्राम पंचायत, इससे ये बढ़ करके है पंचायत समिति, ठीक है। इस समिति में विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्ति व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। मतलब क्या होता है? इस समिति में विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। मतलब क्या होते हैं? जो इसके लिए जीतते हैं वही इसका सदस्य होते हैं, ठीक है। वही बताइए, संवैधानिक पद पर नियुक्त होते हैं और इनका सदस्य बनते हैं। इसका कार्य क्षेत्र तहसील व ब्लॉक स्तर पर होता है, यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र होता है ना वो ब्लॉक स्तर पर होता है। ये ब्लॉक स्तर पर ही कार्य करेंगे, अभी मैंने इसके ऊपर बताया अभी तक, ठीक है। इस समिति में हर 5 वर्ष के पश्चात चुनाव आयोजित किया जाता है, यानी चुनाव होता है। और इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है, और इससे जो जीतता है वो पंचायत सचिव कहलाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा। पंचायत सचिव का कार्य लगभग सेम है। कृषि सुधार करना, भूमि में सुधार करना, पानी के संग्रह का विकास करना कि पानी का कैसे व्यवस्था किया जाए, कोई तकनीकी और व्यवसायी शिक्षा, कोई तकनीकी के मामले में, व्यवसायी के मामले में, ये सब चीज़ों का शिक्षा का क्या करना, विकास करना। एंड इसके अलावा और भी कुछ विशिष्ट योजनाओं को लागू करना, ये सब इसके हाथों में होती है, ठीक है। ये सब तो अपने से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिला परिषद। तो यह श्रेष्ठ एवं उच्च परिषद के तौर पर कार्य करती है। सबसे उच्च होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। इसका कार्य ग्राम पंचायत फर्स्ट नंबर वाला और पंचायत समिति सेकंड नंबर वाला, ये दोनों के कार्यों की निगरानी रखता है एवं उनका आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी करता है कि आपको ऐसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना है। किसको? ग्राम पंचायत को, ग्राम समिति को ये सलाह देते हैं। मतलब ये दोनों का बाप होते हैं, समझ आइए, ठीक है। इस परिषद का कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला होता है, ठीक है। यानी कि जिला परिषद संपूर्ण जिला का देखभाल करती है, ठीक है। यह निचली समितियों को जरूरत पड़ने पर अनुदान प्रदान करने वाले कार्य भी करती है। मतलब अगर जरूरत पड़ेगा ना तो इससे जो नीचे की समिति है ना, 2 गो, उसको जरूरत पड़ने पर अनुदान भी करती है, कुछ पैसों देती है और कुछ मदद भी करती है। इस परिषद में जिलाधिकारी, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इस परिषद का मुख्य कार्य निम्न समितियों के कार्य एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। देखिए, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो इसके नीचे की 2 समितियां है ना, उसमें समन्वय, यानी उसमें संबंध स्थापित करना, उसको कार्य प्रदान करना, उसको सलाह देना, यही सब इसका कार्य होता है, ठीक है। और राज्य सरकार व समितियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना। और जो राज्य सरकार होती है ना, जो राज्य सरकार है उसके बीच और इन समितियों के बीच, दोनों के बीच में जोड़ने का भी कार्य करती है। अब देखते हैं जिला परिषद के कार्य। तो यह पूरे जिला को संभाल देते हैं, ठीक है। यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं, यह जल संसाधनों की आपूर्ति करते हैं, ग्रामीण विद्युतकरण को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण में विद्युतकरण, लाइट, बिजली का बढ़ावा करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, सड़कें बनाते हैं एंड अन्य सार्वजनिक कार्यों को अपने हाथों में लेती है, यानी कि सरकारी कार्यों को अपने हाथों में लेती है, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं या अभाव के दौरान राहत कार्य करते हैं। अगर आप प्राकृतिक आपदा आ गया और उस टाइम किसी चीज़ का कोई नुकसान हुआ कोई व्यक्ति को, तो उसका भरपाई करते हैं, या तो फिर प्राकृतिक आपदा से बचाव का कार्य करते हैं, तो ये इनके हाथों में होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य या तो फिर शक्ति। बात एक ही पड़ता है, जो इसको कार्य करने के लिए मिलेगा मतलब वही उसका शक्ति है, ठीक है। या तो फिर जो शक्ति मिलेगा वही तो उसका कार्य करेंगे ना। जो इसको शक्ति नहीं मिला वह इससे बाहर जाकर के कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो शक्ति है वही कार्य करेंगे, तो शक्ति या तो फिर कार्य। तो पहला स्व संबंधित कार्य, पहला ये क्या कार्य करते हैं? स्वास्थ्य संबंधित कार्य करते हैं। अभी तक जो
अभी हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था का 3 प्रकार, वो यहाँ तक खत्म हो गया। अब उसका नीचे कोई संबंध नहीं है। अब हम पूरा देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य। ठीक है, तब हम पूरा पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य देखेंगे। ये प्रमुख कार्य जो या तो फिर जो शक्तियाँ वो सिर्फ एक के लिए नहीं है कि मतलब ग्राम पंचायत के लिए, या तो फिर ये ग्राम समिति के लिए, या तो फिर ये सिर्फ जिला परिषद के लिए, ये बल्कि पूरे पंचायत राज व्यवस्था के ही प्रमुख कार्य और शक्ति के बारे में हमें बताइए। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य संबंधित कार्य। मतलब पंचायत राज व्यवस्था में मौजूद समितियों का प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन करना है, कि स्वास्थ्य संबंधित जितने सारे योजना बनाया गया उसको सही ढंग से लागू करना और सही तरीके से चलाना। सरकार द्वारा संचालित योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना, उनको क्रियान्वयन किया जाना, यानी कि सरकार द्वारा जितने भी स्वास्थ्य संबंधित कार्य किए गए हैं उसको देखना, देखभाल करना और उसे आगे बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है शिक्षा संबंधित कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, निधन वर्ग यानी जो गरीब वर्ग है उसको छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कुछ पैसे देना है ना, एवं छात्रवृत्ति की उचित व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति भी देना। नेक्स्ट, विद्यालय की मरम्मत करवाना, विद्यालय अगर टूटे फूटे तो उसको मरम्मत करवाना। छात्रों की शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, आने के बच्चों की शिक्षा की प्रणाली को ऐसा बनाना ताकि वो क्या बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई ना हो। तीसरा है कृषि एवं पशुपालन संबंधित कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है कृषि और पशुपालन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं लगभग कृषि करते हैं और पशुपालन होता है। ठीक है, तो इस महत्ता को देखते हुए पंचायत समिति का यह कार्य है, पंचायत समिति के हाथों में इसका कार्य होता है कि कृषि एवं पशुपालन की उचित व्यवस्था करें। ठीक है, क्या करें, कृषि का पशुपालन की उचित व्यवस्था करें ताकि गांव वाले अच्छे तरीके से क्या कर सके, इसका मतलब विकास हो सके उन लोगों में और अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर सकें। किसानों को सभी सुविधाएं प्रदान किया जाए जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास मतलब पैसों के मामले में वो विकास हो सके। इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना, और इससे अगर कोई भी समस्या आ रहा है तो उसका समाधान भी करना। ठीक है, आर्थिक प्रबंधन कार्य। आर्थिक प्रबंधन कार्य मतलब पैसों से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो पंचायत के आर्थिक प्रबंधन का ध्यान रखना। ठीक है, पंचायत के आर्थिक प्रबंधन का ध्यान रखना जिससे अधिनियम द्वारा प्रावधानित ग्राम स्तरीय आय और खर्च की प्रबंधन शामिल होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कार्य होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का ये कार्य होता है कि पंचायत के अंतर्गत कितने आय हुए और कितने मतलब खर्च हुए, ये सभी का प्रबंधन पंचायत समिति ही करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि कितने पंचायत समिति में आय हुआ और कितने इसका खर्च हुआ, सभी का प्रबंधन आर्थिक प्रबंधन कार्य के अंतर्गत आते हैं जो पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। आप चाहें तो 73वें संविधान संशोधन का भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर 73वें संविधान संशोधन में ए पॉइंट को उठा करके वहाँ डाल सकते हैं, या तो फिर उसका वाला भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन देखा कि या तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन शक्तियों की विवेचना करें, इस पर क्वेश्चन आ जाए, या तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन और शक्तियों का विवेचना करें, इस पर क्वेश्चन आ जाए, या तो 73वें संविधान संशोधन आ जाए तो उसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां, जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में इसके महत्व की विवेचना करें, या तो स्थानीय स्वशासन में जन सहभागिता आ जाएगा, यानी जन सहभागिता वाला। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसका आंसर रेडी नहीं किए थे इसलिए यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा हूँ, इसको अलग से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, चाहे इस प्रकार से आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, आपको देखना है कि महिला आरक्षण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपको यही डालना है। चाहे झारखंड में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण दे दे, या भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण दे दे, या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला आरक्षण के प्रावधान दे दे। ठीक है, बात सेम पड़ता है। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जितना ही आसान बोले उतना ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताना है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला आरक्षण का क्या प्रावधान है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो एयरफोन लगा करके सुनिए, अगर एयरफोन नहीं तो बस कान के पास लगा करके सुनिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला आरक्षण का क्या प्रावधान है, यानी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला को क्या क्या आरक्षण मिला है, क्या क्या छूट मिला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जितना ही आसान क्वेश्चन है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, कि पंचायत में महिलाओं की क्या आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले हाइडिंग बनाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आंसर पे। तो संविधान के 73वें संशोधन जब 1992 में हुआ था तो उस टाइम महिलाओं को पंचायतों में 1/3
जिसको 33% कहते हैं, आरक्षण दिया गया है। जब 73वें संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम संविधान में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर अभी के समय में बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जो इस आरक्षण 1/3 को बढ़ा करके पूरी 50% कर दिया। मतलब अभी जितने सारे राज्य में हैं लगभग 33% है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं का भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में क्या हुआ, ऊंचा बढ़ा है, आगे आया है उन लोगों का भागीदारी, उन लोग 2 कदम आगे की ओर बढ़े हैं। भारत में इस कानून को लागू होने से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है। जब से यह कानून लागू हुआ है तब से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण। अब देखते हैं इसका 2 पॉइंट्स। क्या देखते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पहला पॉइंट है कि एक और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर में रहने के लिए विवश थी, मतलब पहले के टाइम में कि एक और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं घर में रहने के लिए विवश थी, उन्हें पंचायतों में जाने की बहुत ही कम अधिकार था। उन्हें अपनी बात रखने के लिए अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था, कुछ वो बोल नहीं पाते थे। महिलाओं की अनेकों समस्याओं और चुनौतियों पर वह खुद आगे मतलब कुछ भी नहीं बोल पाते थे। मतलब वो अपने घर के आगे मजबूर, अपने पति के सामने मजबूर, अनेक समस्याओं के कारण, चुनौतियों के कारण वह खुद आगे नहीं बोल पाती थी, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं बोल पाती थी उन लोगों के सामने। अभी भी देखते होंगे कोई महिलाएं अपने पति के सामने नहीं बोल पाती, ठीक है। लेकिन आज के समय में आज का समाज बदल रहा है और उन्हें इसके लिए अधिकार भी मिल रहा है बोलने के लिए। जहां पहले जाने के लिए नहीं मिलता था वहां अब जाने के लिए भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो यहाँ पे देख लिया ये पॉइंट कि पहले कुछ नहीं मिलता था लेकिन अभी मिल रहा है। इस पॉइंट में इसका बात किया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा में देखो क्या बात किया गया। पहली बार जब 1959 में जब पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता एक समिति का गठन हुआ, ठीक है। 1959 में एक बलवंत राय मेहता करके समिति का गठन हुआ। उस समिति में ग्राम स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी की बात कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर महिलाएं भी निर्णय लेगी, सिर्फ पुरुष ही निर्णय नहीं लेगा बल्कि महिलाएं भी निर्णय लेगी। ये बात कहा गया 1959 में। बलवंत राय मेहता एक समिति है उसमें, ठीक है। इसमें पूरा महिला के बारे में बताया गया। अगर बलवंत राय मेहता समिति करके अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो पूरा महिला के बारे में लिख देना आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद समय समय पर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। उसके बाद जैसे ये समिति का गठन हुआ उसके बाद से हर बार सरकार कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए नया कदम उठाएं। पंचायती राज अधिनियम 1992, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पंचायती राज अधिनियम 1992, वही जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1992 में। उस समय ग्रामीण भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुआ। उस टाइम जब 73वां संविधान संशोधन आया महिलाओं के लिए 1992 में, तो ये मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान साबित हुआ, ठीक है। बहुत ही योगदान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया। अभी तक मेरा हेडिंग क्या था, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर 2 पॉइंट्स मैंने लिखा, ठीक है। अब देखेंगे महिलाओं आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में बदलाव, कि वाकई में महिलाओं को जब आरक्षण मिला तो इससे महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव हुआ। पंचायत में महिलाओं को तो आरक्षण मिल गया, छूट मिल गया। अब छूट मिलने के बाद उनका स्थिति कैसा है, उसका स्थिति पहले कैसा था और उससे अब कैसा हो गया, क्या बदलाव हो गया, तो चलो देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में निरंतर बदलाव आ रहा है। देखिए क्या बताया गया, तो यहाँ पे ना, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में निरंतर में बदलाव आ रहा है। मतलब जो 73वां संविधान संशोधन आया उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। इससे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इससे क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। आज लाखों पंचायतों से प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। मतलब आज पहले एक भी आप नेता के रूप में नहीं देखते होंगे महिलाओं को, लेकिन अभी लाखों पंचायतों से लाखों लोग अभी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीत करके आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही है, जबकि पहले नहीं लेती थी। और अभी लाखों पंचायतों से लाखों महिलाएं राजनीति में भाग ले रही है,
ठीक है। और भी देखते हैं कि महिला आरक्षण से महिला की स्थिति में क्या क्या बदलाव आया। पॉइंट नंबर 1, बालिका शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हुई। पहले बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, अभी शिक्षाएं दी जा रही है और सोच सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, और उसके प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ रही है कि हाँ हम महिला को पढ़ाएंगे, अपने बेटियों को पढ़ाएंगे। पहला ये बदलाव आया। दूसरा बदलाव आया, ग्राम स्तरों पर अलग अलग संगठनों में संस्थात्मक स्तरों जैसे कि विद्यालय प्रबंधन समिति, वार्ड मुखिया, सरपंच में प्रतिभागिता महिलाओं का हुआ। मतलब पहले क्या होती थी, इन सब चीज़ों में महिलाओं भाग नहीं लेती थी, ये सब संस्थात्मक में स्तरों पर महिला भाग नहीं लेती थी, लेकिन अभी विद्यालय समिति में, वार्ड में, मुखिया में, सरपंच, हर जगह महिलाएं भाग लेती है। तीसरा पॉइंट है आपका, आरक्षण के कारण महिलाएं अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है। आरक्षण के कारण, जब से इसको आरक्षण मिल गया ना, तो उस आरक्षण का महिलाएं लाभ उठा रही है। ठीक है, वो अधिकारों और अवसरों का लाभ उठा रही है, ऐसा नहीं कि ये छोड़ दे रही है, सो उठा रहे हैं। ठीक है। चौथा, पुरुषों के साथ कदम के कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है। मतलब महिलाएं भी क्या कर रही है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के पुरुषों को साथ दे रहे हैं और ये अपने आगे बढ़ रहे हैं। पांचवें, महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास हुआ। जब से आरक्षण इन लोगों को मिला ना, महिलाओं को, तब से इन्हें आत्मनिर्भरता, मतलब अब ऐसा महसूस होने लगा कि हम अकेले भी कुछ कर सकते हैं, और आत्मसम्मान का, और खुद के अपने अंदर के प्रति इन लोगों को रुचि पैदा हुआ कि हम ये चीज़ को कर सकते हैं। छठा, पंचायत के कार्यों पर सवाल करना। पहले पंचायत के कार्यों पर सवाल नहीं करते थे, अभी सवाल करना, जरूरत के अनुसार संगठन के लिए मांग करना, और अगर जरूरत के अनुसार कोई चीज़ का मांग है तो वो मांग भी करते हैं। मतलब अब इन लोगों का थोड़ा सा मुंह खुला, पहले नहीं खुलता था। ठीक है, मैं समझाने के थ्रू कर रहा हूँ। अगर आप लड़की हैं, देख रहे हैं, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, ठीक है, आप बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। 7 नंबर, SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का अवसर भी प्राप्त हो गया। SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग की जितने भी सारे महिलाओं हैं ना, वो आरक्षण के कारण अब राजनीति में भाग ले सकती है, पहले नहीं मिलता था इन लोगों को। 8वां, जिला व राज्य से बाहर जाने पर का भी अवसर इन लोगों को मिलने लगा। ठीक है, पहले जिला से बाहर, राज्य से बाहर नहीं जाने मिलता था इन लोगों को, घर में बंद करके रखता था, लेकिन अब ये जा सकती, घूम सकती है। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक में, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो गया। सिर्फ पंचायत राज में ही नहीं, पूरा देश में ही, पूरा सामाजिक मामला में, कोई आर्थिक मामला में, राजनीतिक मामला में, हर मामला में इन्हें अवसर प्राप्त हो गया। पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत ही प्रभावी हुआ, अच्छा हुआ। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बनने का मौका दिया। मतलब सही में अगर मैं बोलूँ तो पंचायती राज ने महिलाओं को एक समाज का एक विशेष सदस्य बनने का मौका दिया, इन लोगों को एक मजबूत बनने का मौका दिया। नेक्स्ट देखेंगे कि महिला आरक्षण की चुनौती। अब इनका कुछ चुनौती भी है, खतरा भी है। जो महिलाओं को आरक्षण मिला है ना, ये सही रूप से यूज नहीं हो पा रहा है, ये चुनौती बन रहा है। ठीक है, कैसे, सो देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब अभी तक जो आरक्षण मिला है और जहाँ तक आगे बढ़े उतना से कुछ नहीं होने वाला है, उससे भी आगे इन लोगों को बढ़ने की ज़रूरत है। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी, अलग अलग अधिकार, अलग अलग आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी ना, आज भी बहुत सारे ऐसे पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। आज भी जहाँ महिलाओं को होना चाहिए, वहाँ उसका पति, बेटा, रिश्तेदार नजर आते हैं। ठीक है, तो आज भी ये महिलाओं का आरक्षण का चुनौती ही है, आगे जाकर के इन लोगों को बाधा डाल सकती है, पीछे कर सकती है ना। दूसरा, अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। जो अधिकतर निर्वाचित महिला हैं, जो निर्वाचित होते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, ठीक है, अब तो फिर जो मतलब ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनको इस सब चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए क्या होता है कि मुखियान है, कोई मुखियान है, लेडीज़ है, वो जीत गई, लेकिन उसका सारा काम कौन कर रहा है? उसका हस्बैंड जो मुखिया है वो कर रहे हैं। तो इसको पता चलेगा? कानून व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। तीसरा, ग्राम सभा की बैठकों में वे मौन दर्शक बनी रहती है। जो ग्राम सभा का कहीं वगैरह बैठक वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे वो मौन दर्शक बनी रहती है। मौन दर्शक का मतलब तो चुपचाप बैठी रहती है, जबकि इसको बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं बोलते हैं। और उनके रिश्तेदार ही पंचायत के कामों का संचालन करते हैं। जब उसका रिश्तेदार ही करते हैं तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, जबकि इनको भाग लेना चाहिए। तो ये भी एक हमारा खतरा है। चौथा, महिलाएं वही करती है जो उनके पति और रिश्तेदार करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उनसे पंचायतों के बारे में कुछ पूछा जाए तो वह एक ही वाक्य में अपनी बात को समाप्त करने पर लगी रहती है कि हम डर रहे हैं, हम एक ही बात को बोल के चुप हो जाएं। ऐसा वो लोग सोचते हैं, जो कि ये एक इन लोगों का आरक्षण का आगे जाकर के खतरा पैदा होगा। देखिए, अगर संक्षेप में कहें तो पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार तो आया है,
परंतु अभी भी पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका इतनी सख्त नहीं हुई जितना होना चाहिए। ठीक है, इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सके, इतना भी मजबूत नहीं हो पाया है, लेकिन मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके लिए महिलाओं को भी निडर होना और आगे आने की ज़रूरत होगा। ठीक है, आगे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए इन लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को पंचायत राज में उचित स्थान। उचित स्थान का मतलब क्या हो गया कि अगर हम महिलाओं को समाज में उचित स्थान देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो महिलाओं को पंचायती राज में उचित स्थान के लिए निम्नलिखित प्रयास किया जाना चाहिए हम लोगों के द्वारा। पहला, महिला सभा का आयोजन और जागरूक करना चाहिए। महिलाओं सभा का आयोजन करना चाहिए, हमेशा महिलाओं को बुलाना चाहिए, उसका सभा बनाना चाहिए और उन लोगों को जागरूक करना चाहिए। दूसरा, गांव के विकास में महिलाओं को शामिल करना। गांव का हमेशा जब भी विकास होता है, कोई भी चीज़ हो तो उसमें हमेशा महिलाओं को शामिल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पहले से मौजूद महिला समूह। जो पहले से महिलाओं का समूह चल रहा है उसको तोड़ना नहीं बल्कि उसको और मजबूत बनाना, उसके साथ और लोगों को जोड़ना। चौथा है किशोरी समूह को ग्राम स्तर पर मजबूत करना। जो किशोरी समूह है, जो बालक लोग हैं, छोटे लोग हैं, लड़कियां हैं, उन सभी को ग्राम स्तर पर, पंचायती स्तर पर उन लोगों को मजबूत करना, उनके नियम कानून के बारे में बताना। ठीक है। पांचवा है अधिक से अधिक महिलाओं को ग्राम स्तर पर मौजूद, यानी अधिक से अधिक महिलाओं को ग्राम स्तर पर मौजूद किया जाना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। उसका छठा, हर प्रतिनिधि अपने कार्यों की जिम्मेदारी की समझ देगा, और हर प्रतिनिधि अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी भी समझे, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ जाएगा। हर चीज़ों को, हर एक कार्यों को जिम्मेदारी से ही करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही आसान था। क्या वाकई में आसान था या मैं आपको झूठ बोल रहा था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, स्थानीय सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की वर्णन करें। जो स्थानीय सत्ता है ना, इसके बारे में आपको बताना है। पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य स्वायत्ता का क्या अर्थ होता है और फिर इसका जानेंगे पक्ष और विपक्ष में तर्क। ठीक है, तो मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूं कि राज्य स्वायत्ता क्या होता है। तो इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लो, आपातकाल वाला। ठीक है, भारत में आपातकाल वाला, वो अगर समझ गए होंगे तो ये भी समझ जाओगे। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है वो संघात्मक है। संघात्मक मतलब हमारा देश की जो शक्ति है वो दो लोगों के हाथों में होती है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन अगर इन दोनों में से भी अगर हम पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, तो आप लोग बोलोगे केंद्र सरकार के पास। बिल्कुल निश्चित बात है कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, जो उच्च लेवल पर है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि आपके पास ज़्यादा शक्ति क्यों है, जितना केंद्र सरकार के पास हो रहा है उतना ही राज्य सरकार के पास भी होना चाहिए। तो इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। तो राज्य सरकार वालों का कहना है, जो राज्य शासन चला रहा है यानी स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमें भी केंद्र सरकार के जितना, उनको जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। जितना केंद्र को प्राप्त है उतना राज्य को भी मिलना चाहिए। इसी मुद्दा को लेकर के विवाद चल रहा है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्वायत्ता, यानी कि केंद्र सरकार को जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होना ही हमारा क्या होता है, स्वायत्ता का मांग किया जाता है, ताकि उसकी इतना मेरे को भी अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, यानी राज्य सरकार क्या किसका मांग कर रही है, स्वायत्ता का मांग करती है। ठीक है, स्वायत्ता की मांग करती है, किस लिए, ताकि केंद्र सरकार का जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार राज्य सरकार को भी प्राप्त हो जाए। इसलिए ये राज्य सरकार किसका मांग करती है, तो राज्य सरकार हमेशा मांग करती है स्वायत्ता का। ठीक है, तो देखते हैं राज्य स्वायत्ता का क्या अर्थ है। तो भारत का संविधान संघात्मक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार होती है और सारी शक्ति केंद्र व राज्य के मध्य विभाजित किया जाता है। और जितने भी सारे शक्ति होते हैं वो किसके बीच विभाजित किया जाता है, किसके बीच बांटा जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन संविधान द्वारा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त की गई है। लेकिन संविधान जो है ना वो केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त करवाया है। ठीक है, उन्हें अधिक शक्ति दिया है। इसके पीछे भी रीजन है, अगर अधिक शक्ति नहीं देता तो हमारा शासन व्यवस्था नहीं चल पाती। तो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर लेवल पर केंद्र सरकार है तो उनको ज़्यादा अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे नीचे लेवल पर है राज्य सरकार, तो इसको थोड़ा कम अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये लोग रोने लगते हैं कि हमें स्वायत्ता का मांग करना है, यानी हमें भी अधिकार उनके जैसे मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए स्वायत्ता का मांग करते हैं। ठीक है, चलो, तो संविधान द्वारा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि राज्य सरकार को क्या है, कम शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन्हें लेकर के केंद्र और राज्य में शुरुआत से ही विवाद रहा है। इन्हीं मुद्दा को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
देखो यहाँ पे क्या बताइए, राज्य स्वायत्ता का मतलब है राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना होना। मतलब स्वायत्ता का मांग है, इनका ये मतलब होता है कि जो राज्यों का आंतरिक मामला, राज्यों मतलब जो एक राज्य है, जैसे झारखंड राज्य है, तो इसका जो आंतरिक मामला झारखंड के अंदर जो भी मामला वो राज्य सरकार सॉल्व करेगी, हेमंत सोरेन सॉल्व करेगी। अब केंद्र सरकार यहाँ पे आकर के अपना हुक्म चलाएगा तो थोड़ा सा राज्य सरकार वालों को तो जलन हो गई होगा, तो वही बताया गया है। तो राज्य सरकार वालों का कहना है कि जो केंद्र सरकार के जितने सारे आंतरिक मामले होता है ना, उस पर केंद्र सरकार को हमला नहीं करना चाहिए, उसका इस पर कोई भी दबदबा नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य सरकार के अंदर आने के, राज्य के अंदर जो भी सारे चीज़ें मुद्दे हैं उस पर केंद्र सरकार का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए। इसमें सारा मैटर कौन सॉल्व करेगा? राज्य सरकार। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा मैटर होता है जिसमें से केंद्र सरकार भी आकर के राज्य सरकार में क्या, राज्य के अंदर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है। अब उसके बाद संविधान द्वारा प्रदान विषयों पर राज्यों को अपनी सत्ता के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार हो। और देखो पहले बात तो ये बोला गया कि जितने भी सारा मुद्दा हो उस पर हस्तक्षेप सिर्फ कौन करेगी? राज्य ही करेगी, केंद्र सरकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो संविधान द्वारा प्रदान विषय पर जो भी संविधान ने विषय पर मुद्दा दिया है, ठीक है, जो भी विषयों पर राज्यों को अपनी सत्ता के प्रयोग में करने का अधिकार दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य ही अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए जन कल्याण की दृष्टि से अपने योजना व विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। अतः राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करने का अधिकार ही स्वायत्ता है। मतलब ये क्या है कि स्वायत्ता क्या है, तो राज्य के अंदर जो भी सारा मुद्दा उस पर सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप राज्य सरकार ही करे, केंद्र सरकार ना करे। ठीक है, यही तो हमारा स्वायत्ता है। ठीक है, यानी संविधान द्वारा जितनी भी सारा जो भी विषय पर चर्चा करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है वो सिर्फ राज्य सरकार ही करे, उस पर केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप ना करे। मतलब केंद्र सरकार राज्यों के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, यही हमारा स्वायत्तता कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि स्वायत्ता का अर्थ क्या है। अब बात करते हैं आगे। देखो अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण का साधन, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि राज्यों को कम अधिकार प्राप्त है और केंद्र को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। आखिर ये बात साबित कहाँ पे हो रहा है? तो यहीं पर देखो कि केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण, यानी कि केंद्र सरकार जो ऊंचे लेवल पर वो राज्यों को अपना नियंत्रण में करके रखा है। आखिर क्यों? इसका साधन कैसे है? तो देखो कैसे सो संविधान में केंद्र और राज्यों का अलग अलग अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान में भी स्पष्ट रूप से केंद्र का अलग और राज्य का अलग अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन संविधान ने केंद्र को कुछ ऐसे साधन सौंपा है, मतलब संविधान ने केंद्र सरकार को कुछ ऐसा साधन सौंपा है जिसका प्रयोग करके वह राज्यों को नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, मतलब राज्यों को अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, अब ये कौन सा नियम कानून, कौन सा साधन है? तो पहला है राज्यों के पास अपना संविधान नहीं होना, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में एक ही संविधान है, उस पर सबका सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है? केंद्र सरकार को। अब क्या राज्य सरकार के लिए अलग से संविधान बनाया जाना चाहिए? नहीं, तो इसका यहीं पर अधिकार कम हो गया। लेकिन राज्य सरकार वालों को क्या कहना है पता है? कि जब केंद्र सरकार के लिए अलग से संविधान है, जो पूरा देश का संविधान है उस पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, तो एक हम लोग का भी संविधान बनाने का अधिकार दीजिए जो हम लोग अलग अलग राज्यों में बनाएंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का ऐसा मांग है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से पता चल गया कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि संविधान एक ही है और उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है? केंद्र सरकार को है। तो भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। भारत में एक ही संविधान व्यवस्था की है, उसमें केंद्र का भी है और राज्य का है, दोनों के लिए एक ही संविधान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें दबदबा होता है वो केंद्र का होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति केवल केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान एक ही है और उसमें सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप कौन कर रही है? केंद्र सरकार कर रही है। तो पहला कारण यहाँ से मुझे पता चल गया कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। दूसरा, अनुच्छेद 3 के प्रावधान। देखो अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया? इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की शक्ति रखती है और इस परिवर्तन के लिए केंद्र को राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। देखो अनुच्छेद 3 के अंदर ये कहा गया कि संसद जो है ना वो किसी भी राज्य में घुस करके वहाँ सीमा क्षेत्र को बदल सकती है, यानी वो अगर 4 किलोमीटर में फैला हुआ है तो उसे 5 किलोमीटर में फैला सकती है, उसको और कम भी कर सकती है, और हो सकता है एक राज्य को 2 राज्य में भी बांट सकती है। सब किसके पास अधिकार होता है? संसद के पास। और ये सब काम करने के लिए राज्य सरकार को इसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ राज्य सरकार को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे ही राज्य में आकर के केंद्र सरकार कार्य कर रही है, हमें नहीं पूछ रही है? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से राज्य सरकार को थोड़ा सा दुख तकलीफ होता है, इसलिए वो स्वायत्ता का मांग करते हैं। अब ये दूसरा कारण भी पता चल गया कि राज्य सरकार नीचे क्यों और केंद्र सरकार ऊपर क्यों है।
तीसरा कारण इसका क्या, देखो आपातकालीन घोषणाएं। इसके पहले वाला मैंने बता रखा था, आपातकालीन वाला जब मैंने टॉपिक्स पढ़ा रखा था, सब आपातकालीन जो घोषणा करता है भारत में, आपातकाल की घोषणा करता है वो कौन करता है, राज्य सरकार नहीं। इनका सारा अधिकार जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो यहाँ से भी पता चल गया कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार है, ठीक है। तो जब हमारे देश में आपातकालीन घोषणाएं की जाती है तो यह घोषणाएं करने का केवल केंद्र सरकार के पास ही होती है अधिकार, और उस समय सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकार देखती ही सिर्फ रह जाती है। उस टाइम राज्य सरकार का कोई भी चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। चौथा है अन्य शक्तियाँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य शक्ति भी है जो राज्य सरकार के पास तो नहीं है बट केंद्र सरकार के पास है, इसीलिए मुद्दा स्वायत्तता की मांग चलता रहता है। तो इन सभी के अलावा केंद्र सरकार के पास भी अन्य शक्तियाँ भी होती है जो राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। यहाँ से पता चल गया कि स्वायत्तता क्या है, ठीक है। अन्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मैंने उसका बारे में देख लिया, उसका मतलब क्या है, और कैसे हम कह सकते हैं कि राज्य से ज़्यादा केंद्र के पास अधिकार है, तो इसका भी मैंने 4 रीजन देख लिया। अब देखते हैं इसका पक्ष में होकर के, इसके विपक्ष में होकर के कारण। अब हम स्वायत्तता के पक्ष में होकर के कारण देते हैं, मतलब पक्ष मतलब क्या, अब हम राज्य सरकार की ओर, क्योंकि देखो स्वायत्तता का मांग कौन कर रहा है, राज्य सरकार, तो अब हम राज्य सरकार के पक्ष में होकर के बात करते हैं। फिर राज्य सरकार के पक्ष में होकर के नहीं बल्कि अभी केंद्र सरकार के पक्ष में होकर के बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा विपक्ष। तो अभी हम चलो राज्य सरकार की ओर से होकर के बात करते हैं, ठीक है। तो देखो भारत में राज्यों की स्वायत्तता की मांग के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। इसके पक्ष में कितने तर्क दिए गए हैं, निम्नलिखित तर्क है। कौन कौन सा तर्क है देखते हैं। राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए स्वायत्तता की मांग उचित है, यह राज्यों की स्वायत्तता के लिए ना कि स्वतंत्रता के लिए। देखो हम कह सकते हैं कि देखो राज्यों को समान अधिकार दे दिया जाना चाहिए, यानी कि राज्यों को उनका जो स्वायत्तता की मांग है उसको दे दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कोई अधिकार नहीं मान रहा, कोई स्वतंत्रता नहीं, ये स्वतंत्रता के लिए नहीं है, ठीक है। कि इस राज्य को प्राप्त है वो दूसरे राज्य को नहीं प्राप्त है तो वो रोने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता नहीं है, ये एक स्वायत्तता की मांग है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता में फ़र्क है। तो इनको क्या होना चाहिए, उनको मांग उचित है, इन लोगों का मांग उचित है, इन लोग बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्वायत्तता की मांग है ना कि स्वतंत्रता की मांग। अगर स्वतंत्रता की मांग रहता है तो एक अलग मैटर होता है, ये स्वायत्तता की मांग कर रहा है ना। दूसरा, केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का सही उपयोग नहीं करती। देखो अब केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का सही उपयोग नहीं करते। आखिर 356 में बताया क्या गया है, तो देखो अनुच्छेद हमारा 356 में ये बताया गया था कि जब भी किसी भी तरीक़ा से अगर केंद्र सरकार को लगेगा कि कोई भी किसी भी राज्य में किसी भी तरीक़ा से कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो केंद्र सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार में आपातकाल लगा सकती है बिना केंद्र सरकार का पूछे हुए, ठीक है। तो फिर अगर राज्य सरकार को बिना पूछे हुए, ठीक है, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार का बात नहीं मान रही है तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि राज्य में पूरा क्या लगा सकती है, आपातकाल लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार वाले रोएंगे ही रोएंगे कि इनके पास इतना अधिकार प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का सही उपयोग नहीं करती है। क्यों, क्योंकि उनको राज्य पर अपना जो आपातकाल हो वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, और वो सही प्रयोग नहीं करती है। तीसरा है, राज्यों की आय के साधन केंद्र सरकार की तुलना में काफ़ी कम है। मतलब राज्यों की जो आय है ना, राज्यों सरकार की जो आय है, इनकम है, वो केंद्र सरकार से कम है। चौथा है, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्यों से पक्षपात करती है। मतलब केंद्र सरकार जब वित्तीय सहायता करती है, वित्तीय मतलब आर्थिक सहायता, पैसों वगैरह के मामले में, सब चीज़ें में, ठीक है, तो वो क्या करती है, पता है, केंद्र सरकार राज्यों से पक्षपात करती है। मतलब सबको एक जैसा नहीं देखती है। अगर मान लो इसको ज़रूरत है तो इसको देती है, मतलब उसका लगाव जिधर ज़्यादा रहता है उनको देती है, मतलब एक तरफा समझते हैं ना। तो सभी राज्यों को एक जैसा मदद नहीं करती है, ठीक है, ये गलत है। पाँचवा, स्वायत्तता प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास के लिए उत्तरदायी होगी। देखो अब यहाँ पे ये कारण है कि जब तक राज्य सरकार को स्वायत्तता की मांग नहीं पूरा होगा तब तक वो राज्य में विकास हुआ कि नहीं हुआ उसमें राज्य का कोई उत्तरदायी नहीं होगा। राज्य सरकार का उत्तरदायी विकास के लिए तभी होगा जब उनका स्वायत्तता की मांग पूरा हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि राज्यों का विकास नहीं हुआ तो इसका दोष राज्य सरकार है, और राज्यों का विकास हुआ तो इसका भी कारण किसका, राज्य सरकार है। लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ, आप बोलोगे इस राज्य में विकास नहीं हुआ, क्या कर रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो उनको आप भाई स्वायत्तता की मांग दो ना, तभी ना विकास करके दिखाएगा। तो ये भी राज्यों को हम विकास के लिए उत्तरदायी तभी ठहराएंगे जब उनको स्वायत्तता की मांग होगा पूरा, ठीक है।
छठा, वैधानिक क्षेत्र में राज्यों की स्थिति केंद्र की तुलना में काफ़ी कमजोर है। वैधानिक क्षेत्र में मतलब कोई भी निर्माण, कोई भी चीज़ों को निर्माण वगैरह करने में राज्यों की वहाँ जो शक्ति वो कम है और केंद्र सरकार की शक्ति ज़्यादा होती है। सातवां, अखिल भारतीय सेवाएं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसा IAS IPS ये सब हो गया, इस सब पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, संविधान संशोधन में राज्यों की नाम मात्र की भूमिका होना। जब कोई भी संविधान में संशोधन, नियम कानून बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ राज्यों की एक नाम के लिए सिर्फ वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका किसका होता है? केंद्र सरकार का ही होता है। नौवां, राज्यों की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण करना। केंद्र सरकार क्या करती है? बिना राज्य सरकार को पूछे हुए वहाँ के सीमाओं को बढ़ा भी सकती है, वहाँ के क्षेत्र को कम भी कर सकती है, और एक राज्य को दो राज्य में भी बांट सकती है, दो राज्य को एक राज्य में भी मिला सकती है। ऐसा भी करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार सिर्फ देखते ही रह जाएगी, ठीक है। 10 नंबर है, वास्तविक संघीय व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वेच्छा की आवश्यकता है। अगर हम चाहेंगे कि हमारे देश की वास्तविक संघीय व्यवस्था हो तो इसकी स्थापना के लिए स्वेच्छा की आवश्यकता है, यानी कि राज्यों सरकार को स्वेच्छा की आवश्यकता है और उन्हें दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं स्वेच्छा के विपक्ष में तर्क। अब हम लोग राज्य सरकार के प्रति ना होकर के अब हम लोग चल जाते हैं केंद्र सरकार के प्रति, और अब हम लोग राज्य सरकार का बुराई करेंगे और केंद्र सरकार की ओर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो स्वायत्ता के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। देखो, संविधान की प्रकृति का उल्लंघन होगा। भारत में एक संविधान होना चाहिए। जो राज्य सरकार के बोल रहा है कि 2 संविधान होना चाहिए, एक तो केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का, तो इससे हमारा क्या होगा? संविधान की प्रकृति का उल्लंघन होगा। जो हमारा संविधान में जितने सारी चीज़ें, नेचर है, संविधान का जो महत्व है उसमें कमी आएगा, और भारत में एक ही संविधान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, राज्य सरकार की बातों को हम पलट दे रहे हैं और किसकी ओर हो जा रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर हो जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विपक्ष, ठीक है। दूसरा है, देश की एकता एवं अखंडता के लिए राज्य स्वायत्ता उचित नहीं है। जो राज्य सरकार बार बार बोल रहे हैं कि स्वायत्ता हमें दो, स्वायत्ता दो में, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा एकता और अखंडता के लिए क्या हो जाएगा? हमारे देश की एकता और अखंडता मतलब वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। हमारे देश में जो एकता बना हुआ वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तीसरा है, केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में कमजोर होगी। अब देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जब सेम अधिकार दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास समान अधिकार होगा, और फिर केंद्र सरकार क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और जब कमजोर हो जाएगी ना, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर कौन संभालता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार तो सिर्फ राज्य के मैटर को संभालता है ना। तो अगर दोनों का अधिकार सेम हो जाएगा तो इस प्रकार से केंद्र सरकार कमजोर हो जाएगी और सारा हमारे देश में क्या हो जाएगा? शासन व्यवस्था खराब हो जाएगा। चौथा, मुख्यमंत्री तानाशाह हो सकती है, और मुख्यमंत्री क्या हो जाएगी? तानाशाही बन जाएगी कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। पाँचवा, राज्य स्वायत्ता से क्षेत्रीय दलों की बढ़ावा मिलेगी। अब क्षेत्रीय दल आप लोग समझते हैं, जो क्षेत्रीय लिमिट क्षेत्र तक जो दल बने रहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और इससे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होगी, और इससे फिर वो राष्ट्रीय हितों को नहीं देखेगा, बस अपना ही देखेंगे वो क्षेत्रीय दल वाले, ठीक है, पार्टी वाले। छठा, देश की विदेश नीति कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार थोड़ी ना जाएगा विदेश नीति बनाने के लिए दूसरे देश। क्या राज्य सरकार जाएगा घूमने के लिए कि हमारे देश में क्या कानून बनाना? नहीं, केंद्र सरकार के प्रति होता है ना। तो ये सब जवाबदेही किसका होता है? केंद्र सरकार को। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों के पास सेम शक्ति रहेगा, राज्य और केंद्र के पास, तो फिर विदेश नीति में भी कमजोर आएगा, ठीक है। सातवां, राष्ट्रीय भाषा का विषय और अधिक जटिल हो जाएगा, क्योंकि हर एक राज्य बोलेगा कि नहीं, यहाँ का हम अपना झारखंड है तो झारखंड का राष्ट्रीय भाषा ये बना लेंगे, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ऐसे वगैरह कुछ भी। तो इससे हमारा सब अलग अलग देश के अंदर जितने सारे राज्य सब में अलग अलग सरकार के पास जब समान अधिकार होगा तो उन लोग फिर अपना मुताबिक से चलाएंगे, ठीक है। और इससे हमारा राष्ट्र की भाषा में भी अधिक जटिल हो जाएगा। आठवां, राष्ट्रवाद का भावना कमजोर हो जाएगा। सभी के प्रति राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार इधर अलग चलाएगी, दूसरा राज्य सरकार अलग चला रही है, केंद्र सरकार अलग चला रही है, और जब समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो इन लोग डरेंगे नहीं, ठीक है। और इससे फिर हमारा राष्ट्रीय भावना कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने इतना क्वेश्चन बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड में ग्राम पंचायत पर एक निबंध लिखें, या तो झारखंड में ग्राम पंचायत के गठन पर एक निबंध लिखें, या इनकी शक्ति और कार्य का वर्णन करें। एक ही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ग्राम पंचायत के गठन की विवेचना करें या ग्राम पंचायत के कार्यों शक्तियों का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको आंसर सेम यही लिखना है, ठीक है। ये आपको 2-2 क्वेश्चन का कवर कर रहा है दोस्तों। वीडियो को अच्छे से देखना है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में इस चीज़ के बारे में बता रखे हैं, ठीक है, कि स्थानीय शासन होता है। ये समझ में आएगा तभी आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। स्थानीय शासन या तो स्थानीय स्वशासन, ठीक है।
ये एक प्रकार की सरकार होती है और इसका दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को हम लोग पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। पंचायत या ग्राम दोनों एक ही जैसा है, ठीक है, क्योंकि पंचायत और ग्राम में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आ जाए और तो फिर पंचायती राज व्यवस्था आ जाए, बात एक ही है। फिर ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, जिसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ये 3 प्रकार की होती है, इसीलिए इसको हम त्रिस्तरीय भी बोलते हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको त्रिस्तरीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस 3 में से ये पहला नंबर पर आता है ग्राम पंचायत, तो उसी के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का ऊपर कौन है, तो पंचायती राज व्यवस्था या तो फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के ऊपर कौन है, तो स्थानीय शासन। तो जब ग्राम पंचायत का विकास होगा तो इससे पंचायती राज व्यवस्था का भी विकास होगा और फिर इसके ऊपर स्थानीय शासन यानी कि स्थानीय सरकार का भी क्या होगा, विकास होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका पढ़ते हैं दोस्तों संरचना, ठीक है, किसका संरचना क्या। तो देखिए संविधान के 73वें संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत प्रदान की गई है। मतलब ये चीज़ें संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को, अभी मैंने आपको बताया, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत प्रदान की गई है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत आ रहा है वो किसके अंडर में आता है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत में ही आता है, ठीक है। तो 73वें संविधान अधिनियम में द्वारा क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत प्रदान किया गया है, ताकि पंचायती राज संस्था मजबूत होगा तो इसके नीचे जो ग्राम पंचायत है वो भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तरीय पर किया जाता है। निश्चित सी बात है, ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता है, गाँव में किया जाता है ना, जिसका उद्देश्य होता है किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना। जिसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी एक खास क्षेत्र में अपना विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विकास करना, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है। जो ग्राम पंचायत में चुनाव होता है ना वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ये चीज़ पिछले बार से हम लोग रटते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता है ना। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का जो चुनाव होता है ना वो ग्राम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अपने हाथों के द्वारा करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सरपंच होता है, जिसको ग्राम पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। बहुत जगह सरपंच बोलते हैं, बहुत जगह मुखिया बोलते हैं, बहुत जगह में अलग अलग नाम भी दिया गया, बट हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो झारखंड में यूज करते हैं लगभग वो मुखिया के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। आप दूसरे स्टेट से भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो दूसरे स्टेट से देख रहे होंगे, तो लगभग ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका छोटे छोटे पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस अधिनियम यानी जो ग्राम पंचायत है ये, ठीक है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाइयों को एक पहचान मिली। आपको बता दिए ना, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, इससे ऊपर बढ़कर के पंचायती राज व्यवस्था जिसको बोलते हैं ग्रामीण व्यवस्था, ठीक है, और इससे सबसे बड़ा होता है स्थानीय स्वशासन। तो इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ है ना, निश्चित सी बात है, उसका पहचान हुआ है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत ग्राम विकास की पहली इकाई मानी जाती है। जो ग्राम पंचायत है ना ग्राम विकास की पहली इकाई मानी जाती है, क्योंकि ग्राम का विकास तभी होगा ना, क्योंकि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही ग्राम का विकास होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है गांव के लोगों के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका अत्यधिक महत्व। देखिए ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा महत्व ये है ना, क्योंकि ये गाँव के लोगों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत और गांव में कितना डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ग्राम पंचायत बिल्कुल गांव के लोगों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गांव के विकास व सामाजिक न्याय की योजना बनाना इसका प्रमुख काम है। मतलब गांव का विकास करना, गांव घर में समाज में न्याय दिलाना, कि कोई गलती कर रहा है तो उसको सज़ा देना, अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कार करना, ठीक है, किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना, यही सब योजना बनाना ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है। इसका ये पॉइंट आपको ऐसे ही देना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वही चीज़ है कि ग्राम पंचायत का जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है ना, प्रतिनिधियों का चुनाव जो किया जाता है, जैसे मुखिया ऐसा हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत में 3 चीज़ें होते हैं, मुखिया होते हैं, उप मुखिया होता है और वार्ड होते हैं। अलग गांव के अलग अलग हिस्से में अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्ड सदस्य जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत लोगों की आवाज़ व आवश्यकताओं को केंद्र तक पहुंचाने का एक कारगर मंच होता है। देखिए
अब हम गांव से हैं और हम मेरा क्या प्रॉब्लम है गांव में, क्या हमारा समस्या है, मेरे पास घर नहीं है, हम लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो गांव की ये सब समस्या क्या केंद्र सरकार के पास अपने आप पहुंचेगी? नहीं। तो ये सब जो समस्या गांव के लेवल से ग्राम पंचायत उठाती है, ग्राम पंचायत से जिला स्तर, जिला स्तर से स्टेट, स्टेट से कंट्री तक, ऐसे करके पहुंचता है, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत हमारे समस्या को केंद्र सरकार तक क्या करती है? पहुंचाती है। तो ये इसका पॉइंट्स हो गए दोस्तों। अब देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने तो ये बात पहले ही देख लिया कि ग्राम पंचायत की संरचना, गठन, निर्वाचन मुखिया के द्वारा, उप मुखिया के द्वारा एंड वार्ड सदस्य शामिल होते हैं इसमें। ग्राम पंचायत में 3 चीज़ें शामिल होते हैं। निर्वाचन होने के बाद, आने कि जब ये जीत जाते हैं, जब इसका चुनाव हो जाता है, ये जीत जाते हैं, उसके बाद मुखिया को, उप मुखिया को एवं वार्ड सदस्य को शपथ ग्रहण करना आवश्यक होता है, ठीक है। जीतने के बाद इनको शपथ ग्रहण करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए, जिस एरिया में 500 तक की जनसंख्या वाले लोग रहते हैं वहाँ पे 5 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। जहाँ 501 से 1000 तक वहाँ 7, फिर 2 बढ़ जाते हैं, फिर 1001 से लेकर के 2000 तक तो 9 सदस्य, फिर 2001 से लेकर के 3000 तक तो 11 सदस्य, फिर 3001 से लेकर के 5000 तक का तो उसमें 13 सदस्य, और 5000 से अधिक की जनसंख्या में 15 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये हो गया इसका गठन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का कार्यकाल, कि ग्राम पंचायत में मान लीजिए मुखिया जीत गया, तो कोई भी प्रतिनिधि जीत गए, तो उसका कितना सालों तक कार्य करेगी? तो ये तो आपको भी पता होगा। तो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख से, यानी कि जब ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक हुआ था उस तारीख से लेकर के वो जीत गए हैं तब के 5 साल तक ग्राम पंचायत का कार्यकाल चलता है। यानी प्रथम तारीख से लेकर के 5 साल तक उसका कार्यकाल चलता है। यदि पंचायत को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से 6 माह पूर्ण भंग किया जाता है, मतलब 5 साल उसका हुआ भी नहीं है और 5 साल पूरा हुआ ही नहीं है और 6 महीने उसमें बच ही रहा है, और 6 महीने से पहले ही अगर किसी कारणवश भंग कर दिया गया, ठीक है, उसको पद से हटा दिया गया, तो फिर वो खुद पद से हट जाएंगे या कोई भी समस्या हो तो ग्राम पंचायत में पुनः चुनाव करवाया जाएगा, फिर से चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। पंचायत का पुनः गठन किया जाएगा, और जो नवनिर्वाचित पंचायत का बनेंगे ना, नवनिर्वाचित मतलब जो नया सदस्य बन करके आएंगे ना, वो फिर से 5 साल राज नहीं करेंगे, बल्कि 5 साल में जो 6 महीने बचे हुए हैं ना, उन्हीं के लिए उनका कार्य होगा। यानी कार्यकाल 5 वर्ष के बचे हुए समय के लिए होगा, अर्थात बचे हुए 6 जो महीना है ना, उन्हीं के लिए चलेगा। ये नहीं कि फिर से वो 5 साल तक रहेंगे, नहीं। 5 साल में 6 महीना होने से पहले ही अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत आ गई तो फिर से चुनाव किया जाएगा, लेकिन वो 6 महीना के लिए ही किया जाएगा। फिर वो सोचेंगे कि हम जीत गए तो 5 साल राज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर 5वां साल जैसे होगा 6 महीने के बाद फिर से चुनाव होगा। अब देखते हैं ग्राम पंचायत का कार्य या शक्तियाँ, ठीक है। तो देखिए ग्राम पंचायत का कितने सारे कार्य हैं, आप भी बहुत सारे लिख सकते हैं, बट एक बार देख लीजिए। गांव की गली, ठीक है, कुच्चे, रास्तों की सफाई व प्रबंधन करना, यहाँ कुच्चे लिखा गया, ठीक है। गांव की गली, कचड़े, रास्तों की सफाई का प्रबंधन करना इनका पहला कार्य है। दूसरा, साफ और स्वच्छ पीने के लिए पानी का प्रबंधन करना। तीसरा काम है इसका गांव में रोशनी का प्रबंधन करना, यानी कि बिजली का। चौथा है गांव में रह रहे लड़कों लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना, गांव गांव में विद्यालय की उपस्थिति थी, ठीक है। 5वां, प्रारंभिक चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। प्रारंभिक चिकित्सा मतलब जो अस्पताल वगैरह खुलता है ना, तो इसका भी वास्ता है स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था। नेक्स्ट है शिशु कल्याण, ठीक है, एंड प्रसूता स्त्री के कल्याण का कार्य करना, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक कुआं, सरकारी कुआं, तालाब का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है सिंचाई का प्रबंधन करना, ताकि किसान लोग सिंचाई कर सके, खेती बाड़ी कर सके। नेक्स्ट है चरगाहों का प्रबंधन करना, ताकि पशुओं पालन हो सके, पशुओं को भूखे ना मरना पड़े, जानवरों को, ठीक है। चरगाह मतलब क्या? जानवरों को खाने के लिए चीज़ें। नेक्स्ट है खेती की उन्नति के लिए कार्य करना, खेती ताकि किसान लोग अच्छे से खेती कर सके, इसकी उन्नति के लिए कार्य करना, जिससे उत्तम बीज की व्यवस्था करना, उत्तम खाद की व्यवस्था करना, उत्तम कीटनाशक की व्यवस्था करना। 11वां नंबर, उत्तम खेती के लिए कृषि यंत्रों का प्रबंधन करना, ताकि अच्छे से अच्छे तरीक़ा से किसान लोग कम मेहनत में कृषि कर सके, इसके लिए अच्छे अच्छे यंत्र, अच्छे अच्छे उपकरण, हथियार, ठीक है, जुगाड़ का प्रबंधन करना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, खेती आने वाले खाद को रखने के लिए उचित प्रबंधन करना। खेती आने वाली खाद को, यानी जो खेत में आने वाला खाद होता है ना, उसका उचित प्रबंधन करना, ताकि किसान लोग अपने खेतों में खाद की प्रबंधन कर सकें। 13वां नंबर है गाँव के घरों से निकलने वाले कूड़े करकट, यानी कूड़े कचड़े को रखने के लिए एक उचित स्थान प्रबंधन करना, ताकि कूड़े कचड़े इधर उधर ना फेंकाए, जैसे कि अभी लगाया जाता है गलियों शहरों में।
नेक्स्ट है गांव में लोगों के मन में आदर्श नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन देना, यानी गांव में लोगों के मन को आदर्श नागरिकता कि हम एक आदर्श नागरिकता, बेईमानी नहीं, चोरी डकैती नहीं, ये सब चीज़ों से उनको प्रोत्साहित करना, उसके बारे में बताना। नेक्स्ट, गांव के लोगों को देश की शासन व्यवस्था से परिचित कराना। मान लीजिए कि गांव के लोगों को अगर उसके अधिकार के बारे में नहीं पता है, देश में क्या शासन व्यवस्था चल रहा है, क्या राजनीति चल रहा है, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता, तो उस चीज़ों से उसको अवगत कराना, उसको जानकारी देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसका मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों। आप इसमें भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो 15 हम बताएं वही आप भी लिखो एग्जाम में, आप अपने मर्जी से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत छोटा करके बता रहे हैं। ठीक है, लिखने में तो 3 घंटा का समय लगता है, ये 10 मिनट का वीडियो, 11 मिनट का वीडियो को लिखने में 3 घंटा का समय लगा है। ठीक है दोस्तों, हर कुछ मैनेज करके लिखना पड़ता है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं दोस्त कि 11 मिनट का वीडियो बनाने में सिर्फ 11 मिनट का ही समय लगा है, फिर इसको ना जाने अभी एडिटिंग करेंगे तो कब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा। समय बहुत लगता है दोस्तों, इसलिए बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड में नगर निगम के गठन, शक्ति और कार्यों का विवेचना करें या नगर निगम से कोई भी आ जाए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नगर निगम का गठन, शक्ति और कार्य का वर्णन करें। ठीक है, ये नगर निगम आया कहाँ से? तो जब आपको हम 74वां संविधान संशोधन बताए थे तो उसमें हम आपको चार्ट दिखाए थे। ठीक है, वो चार्ट क्या था? जो हमारे स्थानीय लेवल की सरकार होती है, यानी कि स्थानीय शासन। ठीक है, तो स्थानीय शासन 2 प्रकार की होती थी, एक ग्रामीण स्थानीय शासन और एक नगरीय स्थानीय शासन। तो फिर जो नगरीय स्थानीय शासन होता था वो 3 भाग में डिवाइड थी। ठीक है, 3 भाग में कौन कौन था? तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वही जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका थी ना, तो इसके पहले हम नगर पालिका के बारे में बता दिए हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं नगर निगम के बारे में, और ये है नगर परिषद के बारे में, उसी को हम जिला परिषद भी कहते हैं। ठीक है, तो उस पर आने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नगर निगम। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के तीनों का लगभग जो कार्य शक्ति है ना वो एक ही जैसा है। हाँ, इसका गठन थोड़ा सा अलग है, बट कार्य शक्ति वगैरह सब एक ही जैसा, हल्का सा डिफरेंट है, बाकी सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब आप पीछे हम क्या बोले वो भूल जाइए, और आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि नगर निगम के गठन, शक्ति और कार्य का वर्णन करें। नगर निगम का थोड़ा सा हम चर्चा किए हैं 74वें संविधान संशोधन में, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। नगर निगम का गठन, नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी जनसंख्या जो 3 लाख से अधिक होती है। जहाँ पे 3 लाख से अधिक होती है वहाँ पे नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित कर दिया जाता है नगर निगम का। ठीक है, इसका प्रमुख, जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको मेयर कहलाता है, मेयर। ठीक है, मेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है, पार्षदों द्वारा किया जाता है, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट अपने हाथों से चुनाव करती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इसका पॉइंट्स देखते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल सामान्यतः कितना का होता है? 5 साल का होता है। किंतु अविश्वास प्रस्ताव से समय पूर्व भी इसके निर्वाचन मंडलों को भंग किया जा सकता है। बट अगर वो विश्वसनीय जैसा कार्य नहीं कर रहे हैं तो समय से पूर्व भी इसके पदों को भंग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बड़े शहरों के क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर पार्षदों का चुनाव किया जाता है। देखो, इसमें बड़े शहर होते हैं, ये जो नगर निगम है ना, इसके अंदर 3 लाख से भी अधिक वाले आबादी आते हैं, तो ये बड़े शहर वाले होते हैं। अब ये बड़े शहर को क्या करते हैं पता है? छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और छोटे छोटे भागों में हर एक भाग में पार्षदों का चुनाव होता है। ठीक है, पार्षदों का चुनाव होता है, जिसको हम परिषद भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़ा शहर है, उसको छोटे छोटे 10 क्षेत्र में बांट दिया अलग अलग। जैसे गांव में वार्ड कैसे बांटते हैं, 1 वार्ड 2 वार्ड अलग अलग, और वार्ड में वार्ड सदस्य होते हैं, वैसे ही बड़े शहर के छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट के उसको अलग अलग लोगों के हाथ में समा दिया जाता है, यानी कि अलग अलग पार्षदों के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, चलो उसके नेक्स्ट, नगर निगम के सदस्य भी कुछ अनुभवी विशिष्ट लोगों के रूप में चुने जाते हैं, यानी कि नगर निगम में कोई फालतू आदमी नहीं चुने जाते हैं। यहाँ भी चुनने वाले सदस्य अनुभवी होते हैं, उसके अंदर अनुभव होता है, विशिष्ट लोग होते हैं, खास प्रकार के लोग होते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए उसी क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है, यानी जिस क्षेत्र के लिए आप लड़ रहे हैं आपको भी उसी क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे क्षेत्र के, उसी क्षेत्र के होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक नगर निगम में एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि जितने एक नगर निगम, एक बड़ा सा जो क्षेत्र है उसका एक नगर निगम है। ठीक है, वो नगर निगम उसको हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे 3 लाख से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, तो उसका एक जो प्रमुख होगा ना, नगर निगम का पूरा का एक जो प्रमुख होगा ना, वो
प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है, उस नगर निगम को, उस जिला का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नगर निगम चुनाव को लड़ने के लिए योग्यता, कि नगर निगम में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है इसका योग्यता क्या है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट्स वहाँ लिखना जरूरी है। तो एक व्यक्ति नगर निगम के चुनाव लड़ सकता है यदि उसके पास ये सब चीज़ें मानदंडों को पूरा करे, यानी कि अगर ये सब चीज़ उसके अंदर गुण है तब। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 21 साल पूरी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका नाम वार्ड का निर्वाचन नामावली में पंजीकृत हो, यानी कि जो नाम सूची नहीं आता है उसमें उसका नाम सूची में पंजीकृत यानी कि नामांकन होना चाहिए उसका। ठीक है। चौथा है, नगर निगम के चुनाव को लड़ने के लिए उससे पहले कभी भी आयोग घोषित नहीं किया गया हो, मतलब चुनाव लड़ने के लिए इसको पहले कभी भी उसको गलत ठहराया नहीं गया हो, या तो फिर उससे कभी भी आयोग ना ठहराया गया हो कि आप चुनाव लड़ने लायक नहीं है, चाहे लड़ाई झगड़ा में चाहे किसी भी मैटर में उसको आयोग नहीं ठहराया गया हो, नहीं तो फिर वो नहीं लड़ सकते हैं। वह भारत में किसी भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो दूसरे भी नगर निगम का कर्मचारी है, आप जिस नगर निगम के हैं उसी का चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं का लड़ सकते हैं। दूसरे जगह हैं तो वहाँ यहाँ पे नहीं लड़ सकते, और अगर यहाँ पे हैं तो वहाँ का नहीं लड़ सकते हैं, जहाँ का वहीं लड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नगर निगम में शक्ति और कार्य। तो नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, इनका बहुत सारा क्या है, कार्य बोलो या तो शक्ति बोलो, बात एक ही पड़ता है, क्योंकि जो इसके पास शक्ति होगा वही कार्य होगा। मतलब एक जिलों को चलाने के लिए अगर इसके पास शक्ति है तो वही उनका कार्य भी है। ठीक है, तो शक्ति और कार्य एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने टोटल 14 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट लिखे ताकि आपको याद रहे। अब आपको ये देखना है कि क्या यहाँ तक में अगर आपका 4 से 5 पेज भर गया तो ठीक है, अगर नहीं भरा और अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो ये अस्पताल, जलापूर्ति, ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, इसको अंडरलाइन करके इसका एक्सप्लेन भी करना है। अगर यहाँ तक में आपका ठीक है 15 मार्क्स के लायक हो जाता है 4 से 5 पेज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज, तब तो ठीक है। और अगर 4 पेज से भी कमी पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, पहला लिखना है अस्पताल और इसको अंडरलाइन करना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि नगर निगम का पहला कार्य होता है अस्पताल की पूर्ति और अच्छी व्यवस्था करना। ठीक है, दूसरा जलापूर्ति, नगर निगम की दूसरी कार्य है जलापूर्ति, अच्छे रूप से जल की व्यवस्था करना, किसी भी क्षेत्र में जल की कमी नहीं होना। ठीक है, इनका कार्य है। एंड तीसरा आपको अंडरलाइन करना जल निकासी, तो इसकी जो अगला कार्य है वो जल निकासी है। जिस भी स्थान पर कहीं पानी की दबावट होती है या तो फिर कहीं गंदगी फैली होती है तो वो गंदगी को शहर से दूर ले जा कर के छोड़ने के लिए नलियाँ बनाना, घरों गलियों का पानी उस नलियों में ले जाना, इनका मुख्य कार्य होती है। बाजार के लिए स्थान, ठीक है, तो बाजार में एक उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए, गाड़ियों का, आदमियों का भीड़ ना लगे इसके लिए क्या करते हैं, शहरों में एक उचित स्थान का प्रबंधन करते हैं। ये सब चीज़ आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें से पॉइंट्स को बढ़िया से लगाना है। और हाँ, आप जो भी कुछ इसमें लिखेंगे लास्ट में चाहिए नहीं जोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि अगर चाहिए जोड़िएगा ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उसको सजेशन दे रहे हैं, नहीं, उनका कार्य क्या है वो बताना है। जैसे कि आप मेरा कार्य बताएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपको माता पिता का सेवा करना चाहिए, नहीं, ये आप हमें सजेशन नहीं दीजिए, आप ये बोलिए कि आपका, हम बोलेंगे मेरा कार्य क्या है तो आप बताएंगे माँ बाप का सेवा करना, घर चलाना, बच्चों को देखना। ये नहीं कि बच्चों को देखना चाहिए, सीख नहीं देना। किसी भी चीज़ के अगर कार्य लिख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चाहिए नहीं जोड़ना है। ठीक है, जो उनका कार्य है वो लिखिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगा दोस्तों। तो पहला अस्पताल, दूसरा जलापूर्ति, तीसरा जल निकासी, चौथा बाजार के लिए स्थान, ठीक है, पाँचवा फायर ब्रिगेड्स, ठीक है, छठा है सड़कें, सातवां ओवरब्रिज, आठवां है ठोस अपशिष्ट, ठीक है, नौवां है सड़कों पर की बिजली की व्यवस्था, पार्क, शिक्षा, पशुओं के लिए चिकित्सा, पशुओं के लिए भी मतलब डॉक्टरी का व्यवस्था, ठीक है, गंदगी की सफाई, छुआछूत जैसे बीमारी जो होती है ना आजकल समाज में फैला हुआ, उसको रोकना, और क्षेत्र के जन्म कितने हुए और मृत्यु कितने हुए इसका विवरण। इसके अलावा और भी अगर आप कुछ ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि जिला अनेक नगर के अंदर का क्या क्या कार्य होती है, और भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं कि जो पॉइंट मैंने दिया उसी पॉइंट्स को आप लिखो, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ से हटा भी सकते हो, दूसरा भी जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया वही आपको रट के ही जाना, बस समझ जाना है, हो गया कहानी खत्म। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका 15-15 मार्क्स के लिए 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे नगर पालिका के कार्य और शक्ति का वर्णन करें। यहाँ पे नगर पालिका परिषद के संगठन का वर्णन करें, या तो क्वेश्चन आ सकता है नगर पालिका क्या है, इसके कार्य एवं शक्ति का वर्णन करें। तो देखिए मैं आपको जल्दीबाजी में समझा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए यहाँ पे
नगर पालिका का मतलब 74वें संविधान संशोधन से है, क्योंकि नगर पालिका का जितना सारा बात किया गया ना वो 74वें संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है। यानी जो 74वां बार जब हमारा संविधान का संशोधन हो रहा था ना, तो उस टाइम नगर पालिका का बात वहाँ पे चला था। नगर पालिका मतलब हमारा पंचायत वगैरह से बात रिलेटेड, ठीक है। तो ये पंचायत वगैरह से रिलेटेड 74वें संविधान संशोधन में बात चला था, जिसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। जिसमें से क्या किसको जोड़ा गया था? नगर पालिकाओं को। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत? तो 74वें संविधान के अंतर्गत, और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इससे क्या होगा? संविधान का एक दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। नगर पालिका खासकर शहर एवं कस्बे में काम करते हैं। जो हमारे ये नगर पालिका वो कहाँ पे काम करती है? खासकर शहरों एवं कस्बों में काम करती है, ठीक है। कस्बों मतलब जो थोड़ा सा गाँव से हल्का सा बड़ा होती है, ठीक है। तो इस शहर एवं कस्बों में काम करती है, लेकिन देखा जाए तो आमतौर पर शहर में ही काम करता है। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो छोटे मोटे नहीं, बल्कि ये नगर पालिका किस में काम करती है? बिल्कुल शहर के लेवल पर काम करती है, ठीक है। नगर पालिका कहाँ पर काम करती है? शहर के लेवल पर काम करती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि नगर पालिका ने जो हमारा शहर होता है उसमें भी पंचायत होता है, ठीक है। हमारे गाँव में भी पंचायत होता है और हमारे शहरों में भी पंचायत होता है, ठीक है। अब देखिए, अब नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए, आप लोगों ने अभी तक अभी देख लिया कि नगर पालिका को 74वें संविधान के अंतर्गत संविधान में दर्जा मिल गया है, और इसमें से क्या किया गया है कि इसे दर्जा मिलने के बाद नहीं, ये जो नगर पालिका इसे 3 भागों में बांट दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि आप सभी को पता है कि मान लो कि कोई भी शहर का नगर पालिका है, तो क्या दुनिया में तो फिर मान लो भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या जितने भी भारत में हैं, क्या सभी जिला में एक ही टाइप्स का जनसंख्या होगा? नहीं। किसी जिला में मान लो कि 2 लाख होगा, तो किसी जिला में 6 लाख होगा, किसी जिला में 15 लाख होगा, मतलब अलग अलग जनसंख्या होगा। तो इसी प्रकार से नगर पालिका को टोटल 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। नगर पालिका को टोटल 3 भागों में बांट दिया गया। एक नगर पंचायत, ठीक है, एक नगर पंचायत है, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर निगम, ठीक है। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब पहला देखते हैं नगर पंचायत। यह सबसे छोटी श्रेणी में आती है और इसका प्रयोग उस नगर के लिए किया जाता है जो अभी मतलब ग्राम से नगर में बदला है। इसमें 30,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होती है। देखिए, नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत वहाँ पे लागू किया जाता है ना। नगर पंचायत किसका भाग है? एक हमारा नगर पालिका का ही भाग है, लेकिन नगर पंचायत वहाँ पे मतलब लागू किया जाता है जो अभी कुछ महीना पहले गांव था वो, और गांव में से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई तो वो धीरे धीरे शहर में बदल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है ना गाँव, तो फिर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे नगर पंचायत लागू किया जाता है। और नगर पंचायत कौन लागू करता है? उस राज्य का राज्य सरकार, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे हेमंत सोरेन हो गया, तो मान लो हमारा गांव राज्य स्तर पर, हमारा गांव जो हो गया थोड़ा बड़ा लेवल पर हो गया, तो हम जो हमारा जो सरकार वो क्या करेगी? हमारे गांव का नगर पंचायत बना देगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी गांव अगर थोड़ा बड़े लेवल पर होता है तो उसे नगर पंचायत बना दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जनसंख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 30,000 से 1 लाख के बीच में। अगर आपके गाँव की जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीच में है तो वो नगर पंचायत में चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि गाँव से बढ़ करके नगर पालिका होती है, यानी गाँव के लेवल पर नहीं, गाँव से बढ़ करके बात चलता है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि नगर पंचायत में अगर हमारा गांव अगर नगर पंचायत में जाना है तो उसमें 30,000 से लेकर के 1 लाख का जनसंख्या होना जरूरी है। दूसरा अगर बात करूं तो नगर पालिका परिषद, यह बीचों बीच में होती है, यानी कि यह नगर पालिका का मध्य श्रेणी है। यह क्या? नगर पालिका का मध्य श्रेणी, जो नगर पंचायत से बड़ा होता है और नगर निगम से छोटा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नगर पंचायत फर्स्ट नंबर से बड़ा होता है, लेकिन थर्ड नंबर जो है नगर निगम, इससे क्या होता है? छोटा होता है। और इसका गठन 1 लाख से 5 लाख वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसका कितना होता है? 1 लाख से 5 लाख। मान लो फर्स्ट नंबर में नगर पंचायत में 30,000 से 1 लाख हो गया तो नगर पंचायत बन जाएगा। अब जब वहाँ पे भी जनसंख्या बढ़ गई 1 लाख से, तो फिर नगर पालिका परिषद में चल जाएगा, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद में 1 लाख से 5 लाख तक अगर आपका क्षेत्र में जनसंख्या, तो वो आपको नगर पालिका परिषद की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। अब तीसरा बात कर लेते हैं इसी प्रकार से। तीसरा जो है हमारा, यह सबसे ऊंची श्रेणी होती है जिसमें से 5 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है। अगर 5 लाख से आपको कितना भी ऊपर हो गया है तो आपको नगर निगम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 प्रकार का मैंने जिला यहाँ पे देख लिया, 3 प्रकार का नगर पालिका, ठीक है। कि पहला जनसंख्या रहेगा तो कौन सा होगा, दूसरा रहेगा तो क्या होगा, तीसरा रहेगा तो क्या होगा, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे नीचे क्या आता है? तीनों श्रेणी का बंटवारा राज्य सरकार करती है। तीनों जो श्रेणी है उसका कहाँ पे कौन सा श्रेणी को लागू करना है, इसका जो बंटवारा है वो कौन करती है? राज्य सरकार करती है, कि किस क्षेत्र में कौन सा श्रेणी लागू करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका की सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता की मतलब कि जो नगर पालिका में जो सदस्य लोग जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे, उसका योग्यता क्या होना चाहिए। जैसे मान लो हमारा प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या हम चाहेंगे तो बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए कुछ योग्यता होना चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए।
तब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हम चल गए, मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, चाहेगा जॉब करना कर सकता नहीं, उसका एबिलिटी चाहिए कुछ, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे 10th का सर्टिफिकेट वगैरह इस टाइप से। तो वही देखते हैं कि नगर पालिका के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए। अगर कोई नगर पालिका में जानना चाहता है तो उसका सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उस क्षेत्र का मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। जो लोग नगर पालिका में जानना चाहता है उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। दूसरा है कि वह ऐसा सज़ा ना पाया हो जिससे किसी प्रकार का चुनाव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि केस वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे उसका नौकरी छूट जाता है, आप लोग सुने होंगे। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसा किसी प्रकार का सज़ा आपको ना मिला हो जिससे आपको वहाँ पे क्या हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो भी फिर आप नगर पालिका का सदस्य नहीं बन पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वह पागल नहीं होना चाहिए। अगर वो पागल होगा तो भी नहीं बन पाएगा। चौथा है कि नगर पालिका में किसी रूप से ठेके या व्यापार से संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर मान लो नगर पालिका में किसी प्रकार का वो कुछ ठेका ले रखा है या तो कुछ व्यापार कर रहा है वहाँ पे, तो भी वो नहीं बन सकता है। पाँचवा, सरकारी का कर्मचारी ना हो और नौकरी से निकालना हुआ भी ना हो। देखो, वो सरकारी में काम नहीं कर रहा होगा, सरकारी में मतलब कोई भी सरकारी का कर्मचारी ना हो, यानी कि सरकारी में जॉब नहीं कर रहा हो और किसी कारणवश उसे सरकारी काम से निकाला भी ना गया हो, क्योंकि निकाला गया होगा इसी वजह से क्योंकि वो लापरवाही किया होगा, तो भी उसे शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब सरकारी काम में आपका नाम नहीं होना चाहिए, चाहे वो निकाला गया हो चाहे आप काम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नगर पालिका का कार्यकाल मतलब कितना समय तक इसका कार्यकाल होता है। तो नगर पालिका का कार्य 3 वर्ष तक का होता था पहले, ठीक है। लेकिन इसे बढ़ाने का मांग भी किया गया था, लेकिन सरकार इसके बातों को मानने से इनकार कर दिया। और इनकार करने का बहुत सारा रीजन था, क्योंकि सरकार का मानना था कि नगर पालिका का कार्यकाल और अन्य कार्यकाल एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि नगर पालिका का कार्यकाल अगर 5 साल होगा तो प्रधानमंत्री का भी 5 साल है, ठीक है, मुख्यमंत्री के 5 साल है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंट क्या रह जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा कि नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल तक नहीं होगा बल्कि 3 साल तक ही रहेगा। दूसरा इसने रीज़न ये बताया, सरकार इतने लंबे समय मिलने से सदस्य अपने हितों को देखेगा। इसने कहा कि अगर हम नगर पालिका में 5 साल तक कर देते हैं तो जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो 5 साल तक शासन करेगा, जिसमें से 2 साल लोगों पर शासन करेगा और 3 साल अपने से खाएगा। इसलिए उसको कम समय देंगे तो ज़्यादा विकास करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जल्दबाजी में रहेगा कि हमें कम ही समय में ज़्यादा विकास करना है, ठीक है। तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से 3 ही साल का माना गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे रीज़न है कि सभी नगर पालिकाओं के लिए एक ही समय तय करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह अलग अलग समस्याएं हैं। देखिए, अब यहाँ पे नगर पालिकाएं ने क्या होता है कि अगर 3 साल का मान लो कहीं पे कर दिए तो क्या सभी जगह एक ही जगह, मतलब सभी नगर पालिका जितने भी सारे नगर पालिका का क्षेत्र है, क्या सभी जगह एक ही जैसा जनसंख्या, एक ही जैसा समस्या हो सकता है? कहीं कहीं ज़्यादा समस्या हो तो उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए ना, तो वहाँ पर ज़्यादा समय दिया जाता है 5 साल के लिए। लेकिन जहाँ पर समस्या ज़्यादा नहीं वहाँ पर 3 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नगर पालिका का कार्य व शक्ति। तो देखिए, नगर पालिका का कार्य और शक्ति क्या है। तो सड़कें व पुल का निर्माण करना, इसका क्या है, सड़कें व पुल का निर्माण करना, जन्म मरण का रजिस्ट्रीकरण करना, जो जन्म लेते हैं लोग, मृत्यु होते हैं, उसका जो रजिस्ट्रीकरण होता है वो भी इसी का काम है। तीसरा है नगरीय निर्धनता का कम होना, ठीक है। निर्धनता मतलब जो गरीबी है इसको कम करना भी उसका क्या है, काम है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया नगरीय निर्धनता का कम करना। चौथा है लोग स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना। फिर विकलांग का कल्याण करना, विकलांग मतलब जो अपाहिज होते हैं, भवनों का निर्माण करना, घरों का निर्माण करना, अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करना। और जो इसके सदस्यों को शक्ति प्राप्त है, यानी कि जैसे मान लो कि हम लोग कहीं जॉब करते तो हम लोग को कुछ शक्ति प्राप्त होता है कि नहीं, पुलिस लोग का शक्ति नहीं प्राप्त है, क्या किया, कोई गलत कर रहा था उसे पकड़ो, वैसे ही जो भी इसको शक्ति प्राप्त होता है उसका भी प्रयोग करती है, प्रयोग करता है नगर पालिकाओं के सदस्य लोग। फिर कार्य की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगर कहीं कुछ कार्य हो रहा है वो प्रगति पर है, मतलब पेंडिंग में, तो भी उसका रिपोर्ट तैयार करना, ये सब इसी का कार्य, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया देख लिया यहाँ पे, ठीक है, कि नगर पालिका जो थी, नगर पालिका का जो गठन था, संगठन था, ठीक है, प्लस में अगर कार्य आ जाता है, योग्यता आ जाता है, शक्ति आ जाता है, तो आपको यही सब पॉइंट डालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हो, क्या निष्कर्ष में लिख सकते हो, तो लिख सकते हो कि उपरोक्त सभी लिखी हुई बातों से मुझे इस बात का पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नगर पालिकाएँ जो है वो हमारे देश में विकास करता है, ठीक है। नगर पालिकाओं के कारण से हमारे देश में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। नगर पालिकाओं से छोटे छोटे स्तर से बढ़ करके, छोटे छोटे गाँव से लेकर के वो बड़े बड़े शहर में जाते हैं, शहर की ओर बढ़ते हैं, और शहर में बढ़ने से धीरे धीरे हमारे देश का क्या होता है, विकास होते चल जाता है, क्योंकि धीरे धीरे गाँव से लोग क्या होते जा रहे हैं, बड़ा होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं इसमें से। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बाकी का जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, पंचायत समिति के गठन, ग्राम सभा के कार्य और बलवंत राय मेहता का रिपोर्ट, ये तीनों वीडियो का मैं जो आंसर वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, प्लस में प्रीवियस ईयर का और एमसीक्यू क्वेश्चन का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।